कोई स्टॉक आपने उठा लिया, आपको पता ही नहीं मैंने क्यों खरीदा है, किसी भाई ने टिप दे दी थी। पहली बात है, मैं घर खरीदने के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं। लॉस लेना सीखो। ऑप्शन खरीदेंगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो। प्रोबेबिलिटी क्या है? 1%। 150 पे गया था, 130 पे आया, तो मैं 150 पे एग्जिट नहीं कर पाया। और लोगों को यही नहीं पता ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर तो जाना है, बाहर कैसे आना? आप अगर रेंट भर रहे हो तो ईएमआई क्यों नहीं भर लेते उतनी? पर आप ये मत करो कि घर के जेवर बेच के सारा सब कुछ क्रिप्टो में डाल दो। कैसे संजय सर? एकदम बढ़िया। तुम कैसे हो सृजन? बिल्कुल बढ़िया, काफी दिनों बाद मिले आप। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अगेन अंकित। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों ने पसंद किए रील्स अपने। मैं देख रहा था, काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी गई, बट ठीक है, आई थिंक उसके ऊपर आएंगे, बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, स्पेशली जिस तरह से मार्केट हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है जी। क्या रीज़न लगता है कि मार्केट इस तरह से गिर रहा है? और डीप में जाएंगे इसके, बट पहले तो रीज़न को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। मैं ना वॉरेन बफे का कोट, एक इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैं उनके बाइट्स देखता रहता हूँ। आई थिंक वो मेरे सबसे बड़ी लर्निंग होती है, क्योंकि देखिए, मैं ये कहूँ कि मैं भगवान हूँ, ये मार्केट 14% नीचे गिरी तो मुझे कुछ नहीं हुआ, वही गलत है। मेरे को भी डर लगता है, मुझे भी एक बार आता है कि अच्छा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैं इसी इमीडिएटली जाके वॉरेन बफे को देख लेता हूँ। तो मैंने उनका एक बाइट देखा था कि उन्होंने बोला कि मैं ना इस बारे में वरी नहीं करता, मार्केट नीचे है ऊपर है, जिस तरह से मैं रोज ग्रोसरी खरीदता हूँ उसी तरीके से मैं रोज स्टॉक्स खरीदता रहूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि मैं एक अच्छी कंपनी खरीद रहा हूँ, और मार्केट्स अगर 100 दिन बंद भी हो गई, 2 साल बंद भी हो गई, 3 साल बंद भी हो गई, तो भी मैं चला लूंगा उसको, कोई चक्कर नहीं। अब ये पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है मैं सही कंपनीज खरीद रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आज भारत की कुछ कंपनियां गिर रही हैं मार्केट्स के प्रेशर की वजह से, अब है ना, मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म बट फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अगर आपकी मार्केट्स में आज इमोशन क्या है? इमोशन ये है, एफआईएस पैसा बाहर निकाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर लेके आ रहा है, और वो रेसिप्रोकल पॉलिसी लेके आ रहा है, जिस वजह से इंडिया का चीज़ें वहाँ जाएंगी तो महंगी हो जाएंगी, तो सेल कम होगी, भारत को भी ओपन करना पड़ सकता है, जिस वजह से डोमेस्टिक बिजनेसेस को इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स चल रही है। क्या ये इकोनॉमिक्स 50 साल पहले नहीं थी, 100 साल पहले नहीं थी, अलग मार्केट कंडीशंस में नहीं थी? बिल्कुल थी। उसके बावजूद तब भी हो रहे थे। लड़ाई झगड़े तब भी हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 2 हुई, न्यूक्लियर बम भी गिरा, सब कुछ हुआ है। ठीक है, 2008 हुआ, जो लेटेस्ट मेमोरी में है लोगों की। 2008 हुआ, उससे पहले Y2K हुआ, उसके बाद 2012-14 के बाद मार्केट फ्लैट रही कुछ समय तक, उसके बाद क्रैश आया कोविड का, उसके बाद अब इतना बड़ा अपटर्न देगा, तो बहुत कुछ हम देखेंगे। तो हमें ना डेटा को समझना बहुत जरूरी है। तो अभी जो प्रेशर है वो है क्योंकि एफआईआईएस पुल आउट कर रहे हैं, ट्रेड वॉर्स का सिनेरियो दिख रहा है, और मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल है। पर सृजन भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर अपने किसी दुकान में कोई फेवरेट आपकी टी शर्ट का ब्रांड है या कोई कपड़ों का ब्रांड है, उस दुकान में 20% की सेल लग जाए, तो अपन पहली फुर्सत में जाएंगे और खरीद लेंगे। पर आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे भी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप बोलोगे मैं इसको बेच दूं क्या? बस यही मानसिकता जो है वो कभी भी आपको पैसा नहीं कमाने देगी। सो जैसे मैं अभी, मेरे को लोगों ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, सर क्या करें क्या करें। मैंने देखो 2024 वॉज एन ईयर ऑफ रिटर्न्स, 2025 इज एन ईयर टू बाय यूनिट्स। क्योंकि आज जो आप यूनिट्स खरीदोगे ना, वो 2030 में जाके, 35 में जाके आपको एक बहुत जबरदस्त रिटर्न देंगे, और ये हिस्टोरिकली रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2016 में एक म्यूचुअल फंड चालू किया, पहला यूनिट लिया 52 रुपए का, 30,000 की एसआईपी, 52 रुपए का पहला यूनिट लिया। उसके बाद वो चलता गया, मार्केट फ्लैट थी, हमारी एक्यूमुलेशन चलती गई। 2020 में क्रैश आ गया, फिर मार्केट चली गई। आज उस म्यूचुअल फंड को 100 महीने हो गए, 100 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, अब 100 मंथ्स में आज जो उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, गिरने के बाद बता रहा हूं, 195 रुपए। ये आफ्टर द फॉल है, पहले वो चली गई थी 225 बीच में, अभी 195, तो 225 तक गया, 195 आ गया अभी। और मेरा एवरेज परचेज कितने का होगा सोचो? 77 रुपीज का। अरे बाप रे। तो मेरा एवरेज हुआ 77, इतने टाइम से मैं पैसा डाल रहा हूं, और आज वो 3 गुना हो गया, मोटा मोटी 2.6 टाइम्स हो गया। आफ्टर द फॉल ऑल्सो 2.5-2.6 टाइम्स वो चल रहा है। अब आप सोचो कि मैं अगले 10 साल देखता हूं, अभी तो 100 महीने हुए, अगले 100 महीने देखते हैं, मोटा मोटी यही ट्रेंड रहेगा। तो ये जो यूनिट 50 का था वो 200 का हो गया, 4 गुना हो गया। अब 200 का 4 गुना क्या होगा? 800। और मेरा एवरेज में कितना फर्क पड़ा? 50 का 80 हुआ, 80 पकड़ लेते हैं एक बार, तो यानी 60% ज्यादा। अब 80 का 60% ज्यादा मतलब 120, 130, यानी अगले 100 महीने में इस चीज की कॉस्ट 120, 130 एवरेज होगी, और उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा 700-800 रुपए। तो ये बीच का मेरा पूरा प्रॉफिट होगा, और इसमें अगले 10 साल में, 100 महीने में जो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे, वो सोचो कितने जुड़ जाएंगे। आज मेरे पास 35,000 यूनिट्स है उसके,
अगले कुछ सालों में हो सकता है वो 60,000 70,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो आपको मैथ ये समझना पड़ेगा कि हम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स इमोशनल होती हैं, वो बढ़ भी जाती हैं पागल जैसे, घट भी जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। और अभी कुछ नहीं घटा है भाई, कुछ नहीं घटा है। इसको क्या घटा घटना है? थोड़ी कहते हैं। इसको घटना थोड़ी कहते हैं यार। टॉप टू बॉटम 14% गिरी है निफ्टी, अभी बाउंस बैक मार गई, ठीक है, अभी 23,000 के लेवल्स पे वापस आ गई। पीछे डर था 21,800 तक जा सकती है, वो नहीं गई 21,800 तक, नहीं ब्रीच किया उस लेवल को, उधर नहीं पहुंची। तो अभी तो ये 11-12% गिरी है यार। दिस इज नॉट अ फॉल एट ऑल। फॉल होता है 40%, 50%। और अगर आप पिछले 40 साल का एंड टू एंड डेटा देखो, पिछले 40 साल में मुश्किल से मार्केट नेगेटिव क्लोज इन अ ईयर सिर्फ 7 या 8 बार हुई है। 40 साल में 7 या 7 या 8 बार साल में नेगेटिव क्लोज हुए, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो नेगेटिव गई है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई पीरियड देखो तो वो नेगेटिव होगी, पर जनवरी 1 को देखो और 31 दिसंबर को देखो तो 7-8 बार ही ऐसा हुआ है कि वो नेगेटिव रही है, बाकी पॉजिटिव गई है। हाँ, कभी हो सकता है कम पॉजिटिव गई, कभी बहुत पॉजिटिव गई, पर पॉजिटिव गई है। और जब नेगेटिव गई भी है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी थी, वो उसके बाद रिटर्न्स दिए फिर। एब्सोल्युटली। आप कोविड देख लीजिए, क्या रैली आई थी। और मुझे लगता है कि जब तक लोग ये मानसिकता नहीं बदलेंगे कि अगर कपड़ों में आप सस्ते में खरीदोगे, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को भी सस्ते में खरीदो, तभी आप ऐसे पैसा कमा पाओगे। मैं आपको रीसेंट उदाहरण देता हूँ। गोल्ड गिर रहा था, हमारी एक सिंपल सिप ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहती है। रोज 3:15 बजे देखेंगे, जो गिरा उसको खरीद लेंगे। अब इसमें कोई दिमाग लगा? नहीं लगा। गोल्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इस पर कोई डिनाइल है? नहीं है। ग्लोबली उसने रिटर्न्स दिए हैं। तो हमने जी गोल्ड अक्यूमुलेट करना चालू किया। मैंने सृजन भाई खुद कुल मिला के अक्टूबर से लेके अभी फरवरी तक 40 ग्राम गोल्ड अक्यूमुलेट किया। ओके। खरीद करके 40 ग्राम गोल्ड, ठीक है। वो 40 ग्राम गोल्ड मुझे 1 ग्राम पड़ा है करीबन 7,700 रुपए में। 77,000 का तोला पड़ा। आज वो 84,000 रुपए तोला है, जो कि आप मुझे गिफ्ट देने वाले हो। हाँ, वो मैं दे सकता हूँ आपको, डेफिनेटली दे सकता हूँ। आप बस निर्मला जी को टैक्स दे देना। गिफ्ट में भी वसूली दो। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पॉइंट इज कि डरो मत। डर के आगे जीत है कहते ना, तो डरो मत, कोई टेंशन नहीं है ना। और वो कहते ना, डोंट बाय टू वेट एसेट्स, बाय एसेट्स एंड देन वेट। तो इसी से आप पैसा बना। बट मेरे ख्याल से यही चीज़ लोगों से हो नहीं पाती, वेट। लोग क्या चाहते हैं ना, कोई स्टॉक है, सपोज कीजिए 50 रुपये पे उसने लिया, वो स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो चला गया 150 पे। अब 150 से वो थोड़ा सा नीचे आ गया, 130 पर आया। लोगों को ये बात की खुशी नहीं है कि 50 पे लेके वो 130 तक गया और टॉप तो 150 पे बनाया था, वापस से बाउंस बैक देगा तो मे बी 200 तक भी चला जाए। बिल्कुल सही। उनको दुख इस बात का है कि वो 150 पे गया था, 130 पे आया, तो मैं 150 पे एग्जिट नहीं कर पाया। देखिए, आप मार्केट को टाइम कर ही नहीं सकते, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और इसलिए आप SIPs करते हो, सिप ऑन डिप करते हो, या इस तरीके की चीजें करते हो जिससे आप अपने लिए एक रेगुलेटेड तरीके से परचेज करते हो। दूसरी चीज ये है कि लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि वो जब तेजी चल रही होती है तो उस टाइम पे वो ये सोचते हैं कि मैं घर का जेवर भी बेच दूं, उधार भी ले लूं, दोस्त से ले लूं, अपने इमरजेंसी फंड के भी पैसे इधर डाल दूं, कर्जा भी निकाल दूं, सब कुछ करूं और पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दूं। ये गलत अप्रोच है। आप अगर लाइफ के सारे बकेट्स को भर दो, चाहे वो इमरजेंसी फंड का बकेट है, चाहे वो इंश्योरेंस का बकेट है, चाहे वो आपके बच्चों की एजुकेशन का बकेट है, अगर आपने वो सारे बकेट्स भर दिए और जो बचे हुए पैसे से आप निवेश कर रहे हो, तो आपको डर किस बात का है यार? आपका घर बंद हो रहा है क्या? अच्छा, मार्केट जीरो थोड़ी कर देगी आपके स्टॉक को। निफ्टी अगर 14% गिरा है तो अगर आपके 10 लाख रुपए थे तो भी 8,60,000 तो हो गए, अभी भी दिख रहे हैं। समझो आपने पहले दिन ज्वाइन किया निफ्टी को, जिस दिन निफ्टी 27 सितंबर के टॉप पे था, उस दिन आपने 10 लाख रुपए पटक दिए, तो भी तो आज 8,80,000 है यार, घर जीरो थोड़ी हुए हैं, 1,20,000 ही डाउन है ना। पर अगर ये 10 लाख आपने उधार लिया होता या आपने इमरजेंसी फंड से तोड़ा होता तो आपको दुख होता। क्योंकि आपको फिर वो रीपे करना वो या हाँ रीपे करना, या स्ट्रेस है कि यार कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे पास अभी फंड भी नहीं है। तो आप अगर फ्री पैसों से जो पैसे निवेश करने थे उन पैसों से आप इस तरह से काम करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। उसके बाद आप जो है गलत चीजें मत उठाओ, वो चीजें मत उठाओ जो आपको समझ नहीं आती। कोई स्टॉक आपने उठा लिया, आपको पता ही नहीं मैंने क्यों खरीदा है और क्या खरीदा है, करता क्या है, हाँ वो करता क्या कंपनी, मैंने ये कंपनी खरीदी, अच्छा इसका प्रमोटर कौन है पता नहीं, अच्छा बिजनेस क्या है पता नहीं, पिछले साल का रेवेन्यू क्या है पता नहीं, ग्रोथ कितनी है पता नहीं, तो खरीदा क्यों भाई? भाई साहब हम टमाटर लेने जाते हैं तो भी उसको उठा के चेक कर लेते हैं, भाई पुलपुला तो नहीं है, खराब तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं जी, यहाँ तो हम 50,000 रुपए स्टॉक में डालेंगे
हमें पता नहीं है मालिक कौन है कंपनी का, कौन क्या कर रहा है, किसी भाई ने टिप दे दी थी तो भाई डाल दो पैसे। ऐसा ऐसा चार्ट दिख रहा था। हाँ, या फिर चार्ट दिख रहा था बहुत अच्छा हमारे को तो बढ़िया है, या फिर किसी आपने न्यूज़ चैनल में सुन लिया किसी को बोलते हुए, दैट्स इट। बेसिकली इन्वेस्ट करना उस तरह से है कि आप जिम में जाते हो, डंबल उठाते हो, उतना ही उठाओ जितना वेट आप एक्चुअल में उठा सकते हो। उससे ज़्यादा उठाने जाओगे तो मसल पेन आ जाएगा। बिल्कुल, क्षमता, व्हाटएवर क्षमता इज के योर हिसाब से invest कैपेबिलिटी, करो, बिल्कुल। अपनी कैपेबिलिटी, और हाँ धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप छोटे से Experience शुरुआत के साथ करोगे, build होगी एक्सपीरियंस वो। के साथ वो बिल्ड होगी। रिस्क टॉलरेंस होता है, आप कितना रिस्क देख पाते हो। मैं मेरे जैसे हम म्यूचुअल फंड की प्लानिंग करते हैं तो कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि सर मैं ना अपने पोर्टफोलियो को 5 या 10% से ज्यादा गिरते हुए नहीं देख सकता। तो मैं आपके पोर्टफोलियो में कभी भी 50-60% से ऊपर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड डाल ही नहीं सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसी दिन ये 20% गिर गया आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बिल्कुल। आपके परिवार वाले मुझे मारेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कितना लाल देख सकते हो भाई, पहले बताओ। कोई लोग आते हैं बोले सर 20 साल का विजन है, 20% भी लाल हुआ तो चिंता नहीं, ठीक है। अभी सारे इंडाइसेस गिरे, सब कुछ स्टॉक सब कुछ गिरे। मैंने आपको अपना स्मॉल कैप का बताया जो अभी फंड, बिल्कुल। 225 से 195 हो, कितना परसेंट हुआ? 11-12, ठीक है यार, उतना तो लेके चलना पड़ेगा ना। भाई ने 3 गुना बना के भी तो दिया था। पर हाँ, कुछ एसआईपी जो अभी चालू हुई कुछ पर्टिकुलर फंड्स में वो नेगेटिव हो गई, वो तो आ हम जाएगी। 10 साल बाद देखेंगे, हाँ। 8 साल बाद देखेंगे। बट ये बात होगी म्यूचुअल फंड की, पर लोग तो आजकल स्टॉक ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। काफ़ी हेवी ट्रेडर्स इंडिया में भी आ चुके हैं, तो वहाँ पर तो हालात बुरे हैं, स्पेशली बहुत मिड कैप और स्मॉल कैप में। बहुत बुरा। उस तरफ आप किस तरह से देखते हो, और क्या कोई उम्मीद है रिकवर होने की? देखिए अगेन इसको ना मैं थोड़ा डेटा के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा खून बहा है। अभी एक बहुत बड़े फंड मैनेजर ने भी बोला है कि अपने स्मॉल कैप और मिड कैप बेच दो और चले जाओ। आई थिंक आप समझिए कि स्मॉल कैप में क्या पोटेंशियल, उसको ना मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। 2014 में तो स्मॉल कैप क्या होता है, जस्ट फॉर पीपल्स नॉलेज, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, जस्ट वो फॉर शार्क आवर टैंक की तरह करते हैं ना ऐसे घूम। स्मॉल कैप क्या होता है? तो स्मॉल कैप क्या होता है, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भारत की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म्स में, उनको लार्ज कैप कहा जाता है, और जो 101 से 250वां नंबर होता है उसको मिड कैप कहा जाता है, और 251 से ऑनवर्ड सारी कंपनीज को स्मॉल कैप कहा जाता है, ठीक है। तो यानी स्मॉल कैप एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, 4500 स्टॉक्स आते हैं स्मॉल कैप। अब उसका जो एक इंडेक्स है, रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है, वो है स्मॉल कैप 250, यानी कि स्मॉल कैप की पहली 250 कंपनी। अब इसका ना मैं मैजिकल आपको डेटा देता हूं, लोगों के ना परखच्चे खुल जाएंगे। 2014 में जो 250 कंपनियां स्मॉल कैप थी, ठीक है, उसमें से 3 कंपनियां लार्ज कैप बन गई आज। तो कितना रिटर्न्स बना है पता है? 43 टाइम्स इन 10 ईयर्स। 43 टाइम्स, परसेंट नहीं। तो परसेंट क्या होगा आप देख लो। करीबन 60 कंपनीज या 50 या 60 कंपनीज उसमें से मिड कैप बन गई। क्या रिटर्न? उन्होंने रिटर्न दिया 16 गुना। मतलब इतना तो क्रिप्टो में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, जो कि जस्ट इमेजिन कि 10 साल में 16 गुना रिटर्न दिया है एवरेज में। इन सब ने, किसी ने 20 दिया होगा, किसी ने 12 दिया होगा, तो एवरेज में 16 दिया। और जो बची हुई कंपनीज जो कुछ भी नहीं कर पाई, जो ना स्मॉल कैप बन पाई, ना मिड कैप बन पाई, ना लार्ज कैप बन पाई, वो कंपनीज ने भी औसतन 10 साल में 3 गुने का रिटर्न दिया, ओके, विच इज अराउंड अबाउट 11.5% पर एनम रिटर्न। तो मतलब जो मरा हुआ लॉट था उसने भी 11.5 का रिटर्न दिया, ठीक है। तो यानी एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है स्मॉल कैप में, क्योंकि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। पिछले 10 साल में निफ्टी ने करीबन 14% का रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप 250 ने 18% का रिटर्न। ईयर ऑन ईयर। हाँ, वाई मतलब ये CAGR कहते हैं जिसे हम। तो ये CAGR 18% के आसपास का है, तो 4% का निफ्टी से पॉजिटिव गैप है 10 साल में। अब मैं एक मजेदार डेटा पॉइंट आपको देता हूं, और उसके बाद मैं बताता हूं क्यों लोग स्मॉल कैप में पैसा हार रहे हैं, वो भी दूंगा। अगर आप कोविड के बाद से लेके सितंबर 2024 तक का डेटा देखें, जब तक टॉप मार्केट ने किया, तो निफ्टी ने कोविड के बॉटम से 24 का टॉप जो देखा उस पर रिटर्न्स दिया करीबन 202%, यानी निफ्टी 3 गुना हो गया, ठीक है। यहीं पे वही स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 482% का रिटर्न दिया, 482%, ठीक है। अब मार्केट गिरी टॉप टू बॉटम। अगर आप निफ्टी को देखो सितंबर 27 से लेके अभी जो भी बॉटम बनाया, अभी तो बॉटम पे नहीं है, अब तो बॉटम से ऊपर आ गया, तो टॉप टू बॉटम निफ्टी ने 14% का लॉस किया, मतलब वो 14% नीचे गिर गया। आपको क्या लगता है स्मॉल कैप 250 कितना गिरा होगा? जिस तरह से स्टॉक गिरे हैं,
मुझे तो लगता है 30% वगैरह तो 20-30% 25-30% गिरा, 18% गिरा है। तो फिर लोगों के पोर्टफोलियो क्यों लाल है? प्रिसाइसली, अब आपका क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो लाल इसलिए है क्योंकि वो कचरा खरीदते हैं, वो कचरा बिन रहे हैं, स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं, वो कचरा बिन रहे हैं। कचरा बिनना कहते हैं ना, जो एक लड़का या कोई बच्चा कचरा देखते हैं उठाते जो हैं कचरा जो। उठाता है, ये कचरा उठा रहे हैं। 300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, सर्किट वाले स्टॉक। सर्किट वाले स्टॉक्स, अच्छा ये तो देखे यार, ये इतना पहुंच गया, वो खरीदते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। आप स्मॉल कैप के टॉप 250 कंपनी खरीदो ना यार। या वो भी खरीदने की जरूरत नहीं, स्मॉल कैप के ETF में डाल दो, इतना वही अच्छा है, रिटर्न बना। आप देखो, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, जो HDFC SML 250 है, वो एक प्रॉपर ETF है। आपको पता है वो HDFC SML 250 मेरे पास ETF है, मैं सिप ऑन डिप करता हूं। आई एम 8% डाउन ऑन दैट अभी, बस 8% फ्रॉम माई एक्विजिशन कॉस्ट, 8%। इतना गिरने के बाद। इतना गिरने के बाद, इतनी धुलाई, और मैंने बाइंग कब चालू किया? जब से वो गिरना चालू है। अरे बाप। लोगों को नहीं समझ आएगा सृजन भाई, क्योंकि उनको कचरा बिनने की आदत है। आई एम सॉरी, किसी को बुरा लगे, नहीं, बुरा लगना भी आजकल चाहिए लोगों को अगर हर इस तरह। हाँ, काफी नहीं, बातों का ठीक बुरा है। लग बुरा सकता है। लगेगा तभी सीखेंगे। बट मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूं भाई, मत बिनो कचरा। आप भारत देश की टॉप 500 कंपनीज पे फोकस करो एक बार के लिए। अच्छा, अगर आपको कचरा बिनना भी है, तो अगर आप महीने का 50,000 का SIP करते हो, तो आप 45,000 इन 500 कंपनी में डालो, 5,000 का कचरा बिनो। 5,000 को आप अपना हाँ, गैम्बलिंग मान लो। वो समझ लो कि यार मैं कोई पंट मार रहा हूं। पर अगर आप देश की टॉप 500 कंपनीज में पैसा डालोगे, आप नहीं हार सकते यार। आप देश की 500 कंपनियों में पैसा डाल रहे हो, टॉप 500 में। पहली 100 लार्ज कैप, अगली 150 मिड कैप और अगली 250 स्मॉल कैप, जिसे निफ्टी 500 भी कहते हैं हम। अब मैं आपको निफ्टी 500 में बताता हूं, एक मोमेंटम इंडेक्स है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ये हर 6 महीने में ऑटो रीसेट होता है बेस्ड ऑन मोमेंटम स्टॉक्स। आपको पता है 2005 में ये इंडेक्स बना था। इस पे फंड नहीं था, फंड अभी आया रिसेंटली, मोतीलाल और निपॉन ने लॉन्च किया है। अगर आप निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए डालते 2005 में, तो आज वो होता 16 लाख रुपए। गुड रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है। पर यही अगर आप निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में डालते, तो वो 1 लाख होता 76 लाख रुपीस। क्योंकि देश की टॉप 500 कंपनीज, और उसमें भी जो मोमेंटम में जिसका ट्रेंड चल रहा है। जस्ट इमेजिन यार, आपको क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? 1 का 76 हो जाता। मैं कहता हूं अब आगे नहीं होगा, चलो उन्होंने पहले खा लिया जो खाना था। 1 का 76 नहीं होगा, 1 का 38 तो होगा, 30 तो होगा, 25 ही हो जाए। 25 ही होगा। क्या खोटा है आपके लिए? आप तो 16 से भी खुश थे। तो क्या है कि लोग है ना, हॉलिस्टिकली चीजों को नहीं देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को देखते ही नहीं है, और हारते इसलिए हैं क्योंकि वो कचरा बिन रहे हैं। अगर कचरा बिनना है, यानी कि आपको वो स्टॉक्स खरीदने हैं जो बिल्कुल लो लेवल के हैं, जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, जिनमें जिसे सो कॉल्ड ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स कहा जाता है, सर्किट्स लग रहे हैं, तो भाई पूरे कैपिटल का 2% डाल दो, 5% डाल दो। बचे हुए तो देश की 500 कंपनीज पे बेट करो ना यार। उस पर क्या दिमाग चाहिए तुम्हारे को? उनमें आएंगी वो ना जो देश की टॉप 500 है, और किसी तो- कारण से टॉप 500। और किसी कारण से अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से है। अब आप देखो, जो लोएस्ट आती है 500 वाली, 500वां कंपनी जो आती है, उसका मार्केट कैप है करीबन 16-18 हजार करोड़। तो अब 16-18 हजार करोड़ की कंपनी फ्रॉड तो नहीं हो सकती ना यार, यहाँ तक तो नहीं पहुंचती। बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं कहता हूं 500 में से 10 साल में, मेरे को पता है पिछले 10 साल में ऐसी 10 कंपनियां निकली हैं जो ऊपर नीचे करके गई हैं, जैसे गीतांजलि हो गई, DHFL हो गई। आप मान लो वो पहले ही मान लो 0 है वो तो 500 में 10 है ना, हाँ, 2%। तो वो आपके रिटर्न्स को बहुत इंपैक्ट नहीं करेंगी। वो तो आपके 2-3 महीने के रिटर्न्स कवर कर देंगे ना सत्यम ओवरऑल पकड़ क्या लेते अगर हैं में तो। सत्यम हो गया कुछ और होगा भाई, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप बोलो मेरे साथ स्कैम ना हो, कंट्री में स्कैम ना हो। अरे यार, आप रास्ते पे चलते चलते भी तो गिर जाते हो। हाँ बिल्कुल। और यहाँ ऐसा पे नहीं तो कि पैसे इंडिया की, डाल यूरोप दो। में भी हाँ। गिरते हो भाई। ऐसा नहीं कि इंडिया की सड़कें खराब है, हाँ, यूरोप में भी गिर सकते यूरोप हो। में भी गिरते हो। तो प्लीज भारत की टॉप 500 कंपनीज पे बेट कीजिए। ये बहुत बढ़िया कंपनीज है। निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, निफ्टी मिड कैप 150 है। इन इंडेक्सेस पे बेट करो, दिमाग मत लगाओ, लंबे समय के लिए पैसा डालो। ये ऊपर नीचे लाइफ का चलता रहता है। अच्छा, काफ़ी सारा बता दिया आपने इंडेक्स के ऊपर और म्यूचुअल फंड ETF के ऊपर अपन ने काफ़ी सारी बात की। बट मेन सवाल तो यही है ना कि चलो आपने सब बता दिया, ठीक है, खरीदे क्या? खरीदे क्या? बिल्कुल हाँ, सही। हालांकि अपन डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे नहीं सकते देंगे। और हम रिकमेंडेशन देंगे भी नहीं, बट डिस्कस किस करने के तरीके लिए से सोचना है। किस तरीके से सोचना है और कौन से अच्छे फंड है जिनको देखा जा सकता है। अगेन, लोग रिसर्च करेंगे, खरीदेंगे वो अपने हिसाब ठीक। से। देखो, हमारा ना फाइनेंशियल प्लानिंग का सिस्टम इनवर्ड आउट है।
जो हम यूज करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आता है खरीदे क्या। पहला क्वेश्चन आना चाहिए खरीदे क्यों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सृजन भाई, आप कहते हो आप कितने साल के हो, 28 29, ठीक है, 28 29 हो। आप कहते हो भाई 35 में शादी करनी है मैंने, 6 साल बचे हैं, ग्रैंड वेडिंग करनी है, ठीक है, पापा मम्मी ने बोला 50 लाख वो देंगे, 50 लाख मैंने लगाने हैं संजय सर, तो मैं फंड क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपके पास 6-7 साल है, 50 लाख का आपका गोल है, और आपको इस टाइम में 50 लाख रुपए चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि छोटा 6-7 साल का गोल है, तो बहुत ज्यादा पैसा रिस्की में नहीं डाल सकते, इसमें हम मेजर पैसा जो है वो नॉन रिस्किंग या कम रिस्क वाले एलिमेंट्स पे डालेंगे, ठीक है जी। तो फिर आप क्या करोगे, निफ्टी 100 खरीदोगे, निफ्टी 50 खरीदोगे, लार्ज कैप खरीदोगे, लार्ज एंड मिड कैप खरीदोगे, और बहुत कम स्मॉल कैप खरीदोगे, और इसमें कुछ पोर्शन अपने जो पोर्टफोलियो है उसका गोल्ड या बॉन्ड रखोगे, क्योंकि गोल्ड गद्दा है, कोई गिरा, मार्केट्स गिरी तो गोल्ड, हाँ, हेज करने का तरीका, तो गोल्ड गद्दा है हमारा, गिरे तो गद्दा रहेगा, तो पीठ नहीं टूटेगी, ठीक है। तो ये एक पोर्टफोलियो हो गया। अब आप बोलते हो सृजन भाई, आप, मैं 29 हूं सर, मेरे को 50 में रिटायर होना है, मुझे 5 करोड़ का फंड चाहिए। तो अब आपके पास 21 साल है, अब क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा ठीक है, अब हम मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी गई तो आपके पास तो 21 साल है, तो कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों ने क्या मिस्टेक करी, मैं आपको समझाता हूँ। 2020-21 में आए सारे, जब मार्केट्स थोड़ी गर्म हुई, सबने देखा, अरे यार ये तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप। उनका गोल था 3-4 साल का, किसी को गाड़ी लेनी थी, किसी को शादी करनी थी, किसी को कुछ करना था, सबने स्मॉल कैप में डाल के रख दिया। और आज जब वो देखते हैं तो स्मॉल कैप नेगेटिव चल रहा है, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही तोड़ने की। जब आपका गोल 3-4 साल का होता है ना, आप स्मॉल कैप में पैसा डालते ही नहीं हो। और लोगों को यही नहीं पता, ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर तो जाना है, बाहर कैसे आना। और बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो आपका गोल। 3 साल बाद गाड़ी, 5 साल बाद शादी, 10 साल बाद बच्चे, उसके 10 साल बाद उनकी एजुकेशन, उसके 10 साल बाद रिटायरमेंट। एक लाइफ को आप प्लान करते हो, उस हिसाब से गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो। सेविंग्स को भी गोल देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो मैं कहता हूं, देखो, हर पैसे को आपको पर्पस देना जरूरी है, नहीं तो वो अनाथ हो जाता है। तो अगर आपका पैसा अनाथ हो गया तो फिर वो अनाथ की तरह बिहेव करेगा, फिर वो कचरा स्टॉक्स में जाएगा। फिर भाई किसी दोस्त ने फोन कर दिया, अरे रे ये उठा, बहुत जबरदस्त कंपनी आई है, क्या पता वही डंप कर रहा है। सॉरी, मतलब प्लीज, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज ऐसे एसएमएसेस, ईमेल्स, आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत आते होंगे, अपनी व्यथा बताते हैं, कथा बताते हैं। दुख भी बहुत होता है, गुस्सा भी बहुत आता है। दुख इसलिए होता है कि यार इतना बताने के बाद भी आप वही कर रहे हो, कर तो वही रहे हो ना, और कर कुछ अपन सकते नहीं, क्या ही कर लेंगे, अब हो गया जो हो गया। यस, पास्ट को आप करेक्ट नहीं कर सकते, हाँ, फ्यूचर तो एक्शन लो, ठीक करो। तो ये बेसिकली तरीका होना चाहिए। जो भी बंदे को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अपना गोल डिफाइन कर ले, उस गोल का अमाउंट डिफाइन कर ले, और उसका ड्यूरेशन डिफाइन कर ले। जितना ड्यूरेशन छोटा होगा उतना रिस्क कम होगा, जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। बस सिंपल रूल है। अच्छा, फॉलो अप सवाल है, अगर हाँ। सब कुछ इतना आसान है और आप तो बता रहे हो सब तरफ ग्रीनरी मुझे दिखाई दे रही है, अब तो पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता, बट रियलिटी तो यही है ना कि लोगों के पैसे नहीं बन रहे स्टॉक मार्केट में, बन भी रहे हैं तो वो इतने कम बन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में उससे ज्यादा बन जाते हैं। आपने कहा स्मॉल कैप ने 18% का रिटर्न दिया, मुझे नहीं लगता 95% जो प्रॉफिटेबल लोग हैं उनका भी साल का 18% आया होगा पिछले 5 सालों में। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये नहीं कर रहे हैं लोग, एफएनओ में जा रहे हैं। लोग प्रॉफिटेबल तो देख लेते हैं, बट आधे से ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल होके भी एफडी जैसी रिटर्न कमा रहे एफडी जैसी रिटर्न बना क्योंकि रहे ट्रांजैक्शन कॉस्ट मार रही है। हाँ। देखिए, लॉन्ग टर्म में ना इंडेक्सेस को बीट करना क्लोज टू नामुमकिन है। ओके। इसके मैं 2 बड़े उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे के पिछले 11 साल के रिटर्न्स आप देख लो अगेंस्ट S&P 500, उनका बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500 है। देखिए, लोग है ना रिटर्न्स को एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ अंकित, कि मेरे को मैथ्स में 40 मार्क्स आए, पास या फेल? कैसे आ गए ना 40 नंबर? 200 में से आए। ठीक है, तो अब वही 40 अब मैं बोलूंगा नहीं जी 40 मेरे को 50 में से आए, तो वही 40 टॉपर हो गया अब। अच्छा भी था और खराब भी था जब आपने उसको कंपैरिजन में डाला। ठीक है, तो आउट ऑफ पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई फंड का परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखना, और वो फंड अपने बेंचमार्क को कितनी बार बीट कर पा रहा है उसका जरूर चेक करना। तो हर फंड, जो भी म्यूचुअल फंड पैदा होता है, वो पहले दिन अनाउंस करता है मेरा बेंचमार्क ये है, मुझे इसको तोड़ना है। सिंपल, तो चेक करो। अब यूएस में वॉरेन बुफे साहब ने 11-12 साल में, पिछले 11-12 साल में S&P 500 को भी बीट नहीं किया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन हु इज द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। लेजेंड है, मतलब उनके बात को सुन के हम बड़े हुए हैं।
हम क्या, मेरे जैसे पता ही नहीं कितनी जनरेशंस बड़ी हुई हैं उनकी। इन्वेस्टर मतलब वॉरेन बफेट। हाँ, मतलब इन्वेस्टर मतलब, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठंडा मतलब कोको कोला, इन्वेस्टर मतलब वॉरेन बफेट वैसा। तो नो एडवर्टाइजमेंट। यार रील काफी चल जाती है तो बताना स्पॉन्सर तो पड़ता कर दो। पर अगली बार के लिए आप सोच sponsorship सकते हो। हम लेते हैं, इधर कोक कॉफी की की बॉटल जगह भी हो कोक रख सकते हैं। हाँ, पर वो नहीं होना चाहिए, विदाउट शुगर। हमें तो दोनों चलेगा। तो ही कुडंट बीट द इंडेक्स। एक 25 ईयर होराइजन में रिसर्च की गई थी अमेरिकन म्यूचुअल फंड्स पे, करीबन 94% फंड्स इंडेक्स को नहीं बीट कर पाए। अब आप बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप वो 6% फंड्स चुन पाओगे, पहली बात, और अगर चुन लिए तो रह पाओगे 25 साल, दूसरी बात। ठीक है, तो नामुमकिन ही है। नामुमकिन बातें हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम स्टॉक्स नहीं चुन पा रहे, तब तो हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं, ठीक है और फिर वहां हम म्यूचुअल फंड चुनने के अपनी एक्सपर्टीज बनाए। अंकित, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अभी पीछे किसी की क्लाइंट की कंसल्टिंग कर रहा था। दिस गाय हैड 54 म्यूचुअल फंड्स। आई एम नॉट टॉकिंग फोलियोज, आई एम टॉकिंग म्यूचुअल फंड्स। 54 म्यूचुअल फंड थे उनके, मतलब जू बना दिया था। जू तो होता है उसको ना? म्यूचुअल फंड क्यों कहते हैं, उसको ग्रो ही क्यों नहीं बोलते? सारे म्यूचुअल फंड लिस्ट करके रखे हाँ, उन्होंने। मतलब अच्छा, ये क्या होता है, मैं आपको हैबिट बताता हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये हैबिट होती है कि नहीं। आपका हर महीने आप जाते हो, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, अब तो सब अपना फोन में से ऐप डिलीट कर चुके होंगे। अब तो डर का हाँ, माहौल डर है। का माहौल है, कोई देखता ही नहीं होगा ऐप। अब आप जाते हो अपनी ऐप पे, आप चेक करते हो जो भी आप ऐप यूज करते हो, और देखते हो टॉप परफॉर्मिंग फंड, ये HDFC का फंड है, चल खरीदते हैं। ठीक है, अब इस महीने की SIP इसमें जाएगी। ठीक है, अब अच्छा एक काम करते हैं, मेरे को 1000 रुपए की और SIP चालू करनी है, टॉप परफॉर्मिंग फंड SBI, अच्छा चल SBI में करते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार डेटा देता हूँ। कोई फंड अगर किसी क्वार्टर में टॉप किया है, तो देर इज अ 75% चांस कि वो सेकेंड क्वार्टर में टॉप नहीं करेगा। ओह, तो यानी कि आप तो हर बार नया फंड उठाते रह जाओगे, और यही सबके साथ हो रहा है कि 40-40 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। स्टॉक भी नहीं, म्यूचुअल आदमी कहता है स्टॉक 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए हाँ। आदमी के पास, कि भाई अगर आप कभी भी पोर्टफोलियो बास्केट बनाओ तो 25 से ऊपर 25 से स्टॉक ऊपर बनाओ। स्टॉक नहीं होने चाहिए। बट यहां 40 म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं, और पैसा कौन बना रहा है पता है? जो 4 इंडेक्स लेके बैठा हुआ है। चल, हमने निफ्टी 50 ले लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लिया, निफ्टी मिड कैप ले लिया, निफ्टी स्मॉल कैप ले लिया, बैठ गए 250 कंपनी लेके, 500 कंपनी लेके। चार छोड़ो, जो खाली निफ्टी 50 भी लेके बैठा होगा ना, वो भी बना वो भी जाएगा। कभी कभी ज्यादा पैसा बना जाता है। हम ये बैलेंस कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ठीक है, आपको गोल बेस्ड चलना है तो गोल बेस्ड के लिए हो सकता है, छोटे गोल्स के लिए आप कोई अलग तरीके का रखो, थोड़ा मोमेंटम बेस्ड कर लो। मतलब Depend या तो करता है आपको goal। कैटेगरी ही अलग हो म्यूचुअल फंड। हाँ, पर आप, अच्छा मैं लास्ट में पूछता हूँ, आपने ये लिया, ये फंड आप कब बेचोगे? पता नहीं, ले लिया नहीं सर, बहुत टाइम बाद बेच। बहुत टाइम क्या होता है भाई? नहीं बीच सर, में- मेरा तो 10 साल कोई प्लान नहीं है। हाँ, 10 साल ठीक है, 10 साल कोई प्लान नहीं है, तो क्या वो राइट फंड था वो 10 साल के लिए? अच्छा, बीच में आ गया तो बीच में आ कोई गया तो आप क्या करोगे? जरूरत आ गई बिल्कुल। तो तो पॉइंट क्या है ना, जब तक आप शुरुआत आउटवर्ड से नहीं करोगे, मुझे पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये 3 चीजें पहले पेपर पे लिख लो, फिर आपकी लाइफ आसान। अच्छा, इस 3 चीजों के लिए मैंने ये 2 म्यूचुअल फंड ले लिए। अब जैसे मेरे बेटे की एजुकेशन, एक म्यूचुअल फंड डेडिकेटेड है उसके लिए, और मुझे पता है कि व्हेन ही विल बी 18, ये फंड जो है 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में हो जाएगा, क्योंकि इसमें 20,000 की SIP पिछले 8 साल से चल रही है, हाँ। और अभी 8 साल और चलनी है। तो ये एनीवेयर अराउंड 1.25 करोड़ के आसपास हो जाएगा, विच आई थिंक व्हेन ही विल बी 18 उसके लिए इनफ होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, बाहर पढ़ना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, जो भी करना चाहता है। और अगर कुछ नहीं करना चाहता तो मेरा बोनस है। आपकी बचत हो मेरी गई। बचत हो गई। तो कमिंग बैक, बहुत क्लियर मैंडेटेड है। मेरे लाइफ के जो रिटायरमेंट गोल्स हैं उसके लिए मैंने अग्रेसिव फंड्स हूँ, क्योंकि मैं अभी 40 हूँ, मैं चाहता हूँ 55। मेरे पास आज से 15 साल है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो मेरे पास टोटल 25 साल थे। दे आर अग्रेसिव फंड्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट सर्व्स व्हाट पर्पस। और पीटर लिंच ने ये बहुत प्यारी बात की थी अपनी किताब में, जिसका नाम था वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स है। उन्होंने कहा था कि पीपल डोंट नो व्हाट दे ओन एंड व्हाई दे ओन। लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्यों और क्यों खरीद रहे खरीद रहे हैं। बस इतना कर लो, मुझे कब चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए। अगर यहां से आप प्रॉब्लम को स्टार्ट करोगे ना, तो रिवर्स इंजीनियर करना, देखो अपन गूगल मैप पे भी जब लोकेशन डालते हैं तो वो रिवर्स इंजीनियर करके बताता है ना कि आप जहां हो से लेके जहां जाना है तो इस पाथ से जाएंगे। अगर आप लोकेशन नहीं डालोगे तो गूगल मैप कुछ नहीं दिखा सकता, राइट। वो आपको करंट लोकेशन दिखाता रहेगा कि ठीक है भाई आप अभी समझो नोएडा में हो, हाँ। पर आपको वो नहीं बता पाएगा क्योंकि आपने लोकेशन डाली थोड़ी कि आपको जयपुर जाना है, वृंदावन जाना है।
आप बस किसी रोड पे चले जा रहे हाँ हो। बट निकल जाओ तो वो ठीक है, आपको दिखाता रहेगा आप कहाँ जा रहे हो, पर आपको डायरेक्शन नहीं दे पाएगा। डायरेक्शन तो तभी दे पाएगा जब आप डेस्टिनेशन डालोगे विच इज अ गोल। फिर वो आपको 3 रूट बताएगा, फिर बताएगा कहीं टोल लगने वाला है, कहीं टाइम ज्यादा लगने वाला है, कहीं एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो रास्ते बताएगा, फिर आप चूज करते हो। आई थिंक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी मुझे लगती है, जैसे आपने बोला स्पेशली 54 म्यूचुअल फंड ले लिए, वो क्यों हो जाता है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट का नज़रिया डायरेक्टली कॉपी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो लोगों को लगता है एक स्टॉक तो लेना बहुत रिस्की होता है, और होता भी है। तो उनको लगता है एक ही म्यूचुअल फंड में कैसे डाल दूं पूरा पैसा। वो ये नहीं समझ रहे कि एक म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो है, वो एक बास्केट है, हाँ। उसके अंदर ऑलरेडी 25, 30, 40 स्टॉक्स हैं। हर म्यूचुअल फंड इस पर्पज से बना है कि एक इंसान एक म्यूचुअल फंड में पैसा डालेगा आइडियली। बिल्कुल। तो उसमें 40-50 स्टॉक्स उस हिसाब से उन्होंने मैनेज करके रखे होते हैं। किसी म्यूचुअल फंड में मे बी 25-30 होंगे, किसी में 70-80 भी होंगे, बट वो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो की तरह डिजाइंड होता है। एब्सोल्युटली। आप ऐसे 50 कंप्लीट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट कर दे रहे हो। अच्छा, घूम फिर के जब आप उसका एग्रीगेट लोगे तो आपका टॉप में वही 10 कंपनियां दिखेंगी हाँ। जहां सबसे ज्यादा पैसा जाता है। इनफैक्ट मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि जब आप टॉप 5 टॉप 10 कंपनी सारे म्यूचुअल फंड की निकालोगे ना, तो 5-5%, 10-10% वेटेज उन्हीं कंपनीज में आएगी। तो आपको लग रहा है आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बट आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हो, जहां पे आपकी टॉप 10 कंपनीज तो सेम होने वाली है, पर जो एक्चुअल कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती है जो रिटर्न देगी, वहां पे आपके पोर्टफोलियो का 0.01% लगा है खाली। वो 10 गुना भी हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पता नहीं चलेगा, सही कह रहे हो आप। और अगेन पूरा घूम फिर के मुद्दा यही आता है कि डोंट ट्राई टू कैच थिंग्स विच आर वेरी अनसर्टन। सर्टनिटी किसमें है? भारत की टॉप 500 कंपनियों में है, वहीं रहो, ठीक है। वहां ज्यादा स्कोप है, क्लैरिटी है, रिस्क कम है। क्योंकि अगर एक स्मॉल कैप भी है तो वो 18,000 करोड़ के लेवल पे है या 16,000 करोड़ के लेवल पे है, तो वो एक रीजनेबल नंबर है। अब आपको मैं एक मजेदार बात और बताता हूं। जैसे कुछ एसेट क्लासेस में या कुछ सेक्टर्स में आप लार्ज कैप के थ्रू पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे इंडिया की हॉस्पिटैलिटी चेन होटल्स, एक भी होटल चेन जो है वो लार्ज कैप में नहीं आती। स्मॉल कैप से निफ्टी स्टार्ट 50 और 100 में आएगी ही नहीं वो। आएगी नहीं। तो अगर आपको उस पर पार्टिसिपेट करना है तो आपको स्मॉल कैप में जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। तो स्मॉल कैप का बास्केट वाइड है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स ऑल्सो। कोई स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है, वो उधर बैठी है। पेपर की कंपनी, कोई पेपर की कंपनी है, वो उधर बैठी हुई है। पैकेजिंग की कंपनी, सबसे बड़ी एसी इंडियन एसी मैन्युफैक्चरिंग या वो स्पेयर पार्ट्स की कंपनी वो उधर बैठी हुई है। कार ऑटो कंपोनेंट्स की बहुत सारी कंपनियां वहां बैठी हुई हैं। तो आपको वो स्मॉल कैप में इसलिए जाना होता है क्योंकि आप कुछ सेक्टर्स को भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जो आप लार्ज कैप मिड कैप के थ्रू नहीं कर पाओ। जो इंडस्ट्रीज आज उतनी बड़ी नहीं है, नहीं है, जो आगे जाके बड़ी होंगी। और इंडिया में एक्चुअल प्रोडक्शन जिसमें बढ़ेगी। ग्रोथ के पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए आज आप रिलायंस खरीदते हैं तो ये कोई फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है, बट लॉजिकली स्पीकिंग उसका 10 गुना होना 10 साल में बहुत ही कठिन है। बहुत ही कठिन है। हो सकता है बहुत अच्छा कुछ उन्होंने कर दिया तो हो भी जियो सकता जैसा है। कुछ और आ जाए। हाँ, मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि पहले ये देखिए एनवीडिया ये सब ने भी पिछले कुछ सालों में 10-20 गुना रिटर्न्स दिए हैं, बट अभी वो चीजें दिखती नहीं है। अभी वो चीजें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव है जो प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी कम है। बट अगर कोई कंपनी आज 10,000 करोड़ की है तो उसका 1 लाख करोड़ होना कंपेरेटिवली ज्यादा। हाँ, एक 16 लाख करोड़ की कंपनी का 160 लाख करोड़ होना कंपेरेटिवली मुश्किल है, पर एक 10,000 करोड़ की कंपनी का 1 लाख करोड़ होना कंपेरेटिवली पॉसिबल है। तो सर अभी अपन ने ये तो बात कर ली कि स्टॉक्स भी ठीक है, म्यूचुअल फंड भी अपनी जगह ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा उसके लिए म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली बेटर है, गोल ओरिएंटेड रख सकता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को। बट इसी के साथ ये भी एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब सारा पैसा क्या इक्विटी में डालना ठीक है, नहीं ठीक है, अगर है तो किसके लिए, कैसे? तो बेसिकली योर क्वेश्चन इज अराउंड एसेट एलोकेशन। तो देखिए मैं ना थोड़ा एसेट एलोकेशन से पहले बकेटिंग सिस्टम पे जाना चाहता हूँ। जब आप जॉब चालू करते हैं या आमदनी चालू करते हैं, मैं जॉब नहीं कहूंगा, आमदनी चालू करते हैं, इनकम चालू करते हैं, तो द फर्स्ट बकेट यू शुड फिल इज इमरजेंसी फंड। मैं अभी पीछे मेरा एक फ्रेंड है, उनका करीबन 44-45 के है। ही वॉज ड्रॉइंग 3.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी, विच इज़ अ गुड नंबर, बहुत अच्छा नंबर है। 22 साल से काम कर रहे हैं। कुछ कारणवश वो जो ऑपरेशन था वो बंद हो गया और उनका जॉब चला गया। तो पहले ही रीच आउट टू मी कि थोड़ा जॉब वॉब में हेल्प करते, तो आई ट्राइड, बट मेरा वो सर्कल नहीं था तो कहीं मेरे को हेल्प नहीं कर पाया ज़्यादा। बट देन आफ्टर 2-3 मंथ्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम कि सर मेरे को थोड़ा पैसे चाहिए। मतलब क्यों? बोलते हैं मेरे को घर नहीं चल पा रहा हूँ। मतलब क्यों? इमरजेंसी फंड। बोलते नहीं वो फंड मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं और मेरा महीने के 1.5 लाख रुपए के फिक्स खर्चे, बच्चे की फीस है, रेंट है, ये है वो है। मतलब यार एक आदमी 22 साल से काम कर रहा है, 3.5 लाख की तनख्वाह पे था, 6 महीना यानी कि एक
20 लाख रुपए का, सॉरी 1.5 लाख इंटू 6, खर्चा तो 1.5 9 लाख रुपए, 9-10 लाख 10 रुपए का लाख उसके पास रुपए। कॉर्पस नहीं बन पाया। मतलब कहीं कॉर्पस कुछ बनाया, कुछ किया, बोलता है घर लिया था वो अटक गया क्योंकि वो बिल्डर ने डिलीवर नहीं किया, तो उसकी ईएमआई चल रही है और घर मिला नहीं और उसको बेच नहीं सकता, तो अभी मेरे मतलब आई हैव नो लिक्विडिटी। तो ये जानने के बाद है ना, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनका इमरजेंसी फंड ही क्रिएटेड नहीं है। तो सबसे पहले 6 महीने के अपने खर्चों का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, मिनिमम 6 मंथ। मिनिमम बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के लिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको ऐड Add करके on 12 करते करते जाओ। रहो, पर 6 महीने तो अग्रेसिव हो जाओ कि भाई 6 महीने पहले भरना है मेरे को, बाल्टी को भरना है। अब क्या है लाइफ में, जैसे आप गाड़ी में बैठते हो ना, तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट पहनते हो, तो आपको रहता है यार रिस्क, ठीक है। हमारे यहाँ लोग ना रिस्क को बहुत अंडरमाइन करते हैं, जो चीज़ चल रही होती है उसको पकड़ लेते हैं, पर जो चीज़ बेसिक्स करनी है वो नहीं करते, और इसलिए जीवन भर पछताते रहते हैं। आपने पहली बकेट भर ली इमरजेंसी फंड की, उसके बाद आप अपना सेकंड बकेट भरो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। यू नो वो मैं कभी, वो कहते हैं ना कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, वैसे किसी दिन जाओ जरा एक बार हॉस्पिटल में 1-2 दिन गुजार के आओ, कुछ दिन तो गुजारो, लोगों भगवान के करे बिल ऐसा होना हो, देखो, आपको पता चलेगा कितना महंगा है हेल्थ केयर। एक काम कर लो, हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहो हाँ। और लोगों से बस उनके बिल पूछ लो। बिल पूछ लो, चलो हाँ ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम या आपका कोई रिलेटिव गया हो, कुछ हाँ। भी हुआ, बिल देख लो, बिल देख लो एक बार, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो आप एकदम हिल जाओगे, बिल देख के हिल जाओगे। तो इसलिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। खाना पूर्ति मत कीजिए कि मेरे एम्प्लॉयर ने दे दी, क्योंकि आप 10 साल एक जगह का नौकरी करोगे, जिस दिन आप छोड़ोगे उसका नो क्लेम बोनस आपको नहीं मिलेगा। तो आप एक 10 लाख रुपए की मिनिमम कवर लीजिए, यंग है जल्दी ले लीजिए, आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो एनसीबी जुड़ के आगे जाके अच्छा एक नंबर हो जाता है, ठीक है, नो क्लेम बोनस। तीसरा है, अगर आप पे कोई लाइबिलिटीज है, कोई परेशानी है, कोई इशू है, कोई लोन चल रहा है, कोई घर वालों पे लोन चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उतने तक की एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए कि आपको खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस भाई। कोई इन्वेस्टमेंट कोई मैं मिक्स मजेदार कुछ एक नहीं। जगह पे गया था, हाँ। अभी हो सकता है तो मैं आपको लेके जाता, दिल्ली आप आए हुए हो, एक जगह है यहाँ पे कूरेमल कुल्फी करके, तो वहाँ बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा है, बोलते हैं आइसक्रीम कुल्फी नहीं होती, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, कुल्फी कुल्फी होती है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो स्टेटमेंट। तो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो दोनों को अलग करिए। अब लाइफ के 3 बड़े रिस्क आपने कवर कर लिया, आपकी आमदनी खत्म हो गई, इमरजेंसी फंड, आपकी हेल्थ खराब हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आपके परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस, दैट्स इट। अब आप रिस्क फ्री हो चुके हो, सेफ्टी नेट सेफ्टी आ गए, अब आपकी सीट बेल्ट टाइट है, तो बड़े एक्सीडेंट में भी चोट लग सकती है, मृत्यु को होने के चांस कम होंगे, ठीक है। तो ये आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया। अब आता है एसेट एलोकेशन, यहां से गाड़ी चालू होगी एसेट एलोकेशन। सेकंड गियर पे डाल दी। हाँ, अब आप बोलोगे कि ठीक है सेकंड गियर पे डालते हैं, अब मुझे मेरा पहला गोल क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि गोल जितना छोटा होगा उतना एसेट एलोकेशन इक्विटी में कम होगा। लोगों को लगता है यार मेरा गोल 3 साल में है, ज्यादा इक्विटी में डालता हूं क्योंकि इक्विटी के रिटर्न्स तो बहुत अच्छे होते हैं। ले तेरी कर ले। अगर तुमने सितंबर में डाला होता स्मॉल कैप में ये सोच के कि 1 साल के अंदर मेरे पैसे 40% ऊपर हो जाएंगे क्योंकि पीछे के रिटर्न्स तो 40% दिखा रहा है, पिछले हो गया? 4.5 महीने 5 महीने से तो गिर ही रहा फिर तो तुम 18% डाउन चल रहे हो, फिर तुम सर पकड़ के बैठ गए, अब तुम्हारा गोल अचीव नहीं होगा। तो शॉर्टर द गोल लेसर द इक्विटी, लॉन्गर द गोल मोर द इक्विटी, एंड लॉन्गर द गोल मोर द रिस्क। यानी कि इक्विटी के अंदर भी यू कैन बेट अ लिटिल मोर ऑन स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अच्छा, इसी एसेट एलोकेशन में आपको 2 चीजों को डालना बहुत जरूरी है, वन इज डेट, वन इज गोल्ड। डेट ताकि आपकी फिक्स्ड इनकम अगर आप बनाना चाहते हो तो बन जाए, और या फिर कल को मार्केट नीचे गिरे तो एटलीस्ट डेट वाला कंपोनेंट नीचे तेजी से ना गिरे। और गोल्ड, बिकॉज गोल्ड एक्ट्स एज अ हेज, जैसे सृजन कह रहे थे कि वो मार्केट गिरी तो वो एक गद्दे की तरह है, तो आप बच जाओगे, स्टेबिलिटी देता है। तो ये आपका एक कॉम्पोजिशन है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अपन खाना खाने जाते हैं तो अपने सामने थाली सर्व होती है, थाली में चावल भी होता है, दाल भी होता है, रोटी भी होता है, सब कुछ होता है, मिठाई भी होती है। पूरी थाली तो मिठाई की होती नहीं, या पूरी थाली में तो सिर्फ सब्जी होती नहीं, या सब कुछ सिर्फ होता है रोटी ना? तो होती नहीं, या सिर्फ रोटी नहीं होती, या सिर्फ दाल नहीं होती। तो थाली तो पूरी सज के आती है ना, जिसमें हर कंपोनेंट होता है। मेजर्ड प्रोटीन होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट, इंडल्जेंस मिठाई के फॉर्म में, थोड़ा फैट भी होगा, हाँ थोड़ा फैट भी होगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी। बिल्कुल। तो वो एक, ताकि आदमी के टेस्ट बड्स भी अच्छे रहें और उसकी हेल्थ भी बढ़िया रहे, उसको न्यूट्रिशन मिले। इसी तरह आपको अपनी थाली बनानी है। प्लीज ऐसा मत करो कि सारा ही स्मॉल कैप डाल दिया, यानी कि सारा ही मीठा डाल दिया कि आज की थाली में गुलाब जामुन, रेबड़ी, जलेबी, आइसक्रीम, कुल्फी सब खाएंगे। अरे तुम्हारा मीठा बढ़ेगा, शुगर हो जाएगी तुम्हारे को, शुगर से मर जाओगे। या फिर जी आज तो हम सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें लेंगे, बटर लेंगे, आज तो हार्ट अटैक से मरने का प्लान है जी। तो अपनी थाली को होलसम बनाइए,
मीठा भी लीजिए, मीठा मतलब हाई रिस्क, ठीक है। हाई रिस्क में आप क्या ले सकते हो, आपको मन करता है सर मेरे को क्रिप्टो करना है, बहुत चुल होती है, मेरे को मैसेज आता है सर क्रिप्टो करना करना, तो मैं बोलता हूँ करना है ना, तो क्रिप्टो में पहले तो कचरा मत उठाओ, कचरा बिनने वाले मत बनो, ये कमेंट में ना कमिट करवा दो, ये आदत कर लो। हाँ ये आदत एक लिख दो कि आई विल नॉट पिक अप कचरा, मैं कचरा नहीं मैं कचरा नहीं उठाऊंगा, मैं कबाड़ी नहीं बनूंगा, मैं कबाड़ी नहीं बनूंगा, मेरा काम कचरा उठाना नहीं है, मेरा काम है हाई क्वालिटी स्टॉक्स और चीजें खरीदना या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीदना। अब बहुत सारे ग्लोबल ETFs आ गए हैं जिसके माध्यम से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उधर भी आप जो बास्केट बनाते हैं वो बास्केट बनाइए जो बेस्ट कॉइन्स हैं, जो बहुत सालों से चल रहे हैं, जिनमें कोई यूज केस है, जिनके प्रोजेक्ट अच्छे जिनके हैं। प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, चाहे लेयर 1 है लेयर 2 है, आपको ज्यादा नहीं समझ आता तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट यार कैपिटलाइजेशन ज्यादा नहीं समझ में आता है ना, तो बस बिटकॉइन खरीद लो, खत्म या करो। फिर बिटकॉइन इथेरियम, ज्यादा नहीं समझ आता, खाली बिटकॉइन खरीद लो, थोड़ा समझना है टॉप 10 टॉप 20 की तरफ जाओ, बस उसमें भी 80% टॉप 3 में रखो, हाँ। और 20% धीरे 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 नीचे कर दो, तो आप कचरा बिनने वाले नहीं बनोगे। तो अब क्या किया आपने, मीठा भी ले लिया, अगर आप 50,000 रुपए महीना डाल सकते थे तो आपने उसमें से 5,000 रुपए महीना क्रिप्टो में डाल दिया, तो अब आप अपने फ्रेंड्स के सामने कूल भी बन सकते हो, भाई मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ, आई एम अ क्रिप्टो आई एम इन्वेस्टर। अ क्रिप्टो इन्वेस्टर, वो टोपी भी पहन सकते हो, टी-शर्ट भी पहन सकते हो, मैं यो देखता हूँ लोग गाय पहन भी के बोल आते हैं, हाँ यो गाय भी बन जाओगे, तो आपका रिस्क भी कम हो गया और आप उसमें शामिल भी हो गए। पर आप ये मत करो कि घर के जेवर बेच के सारा सब कुछ क्रिप्टो में डाल दो, ये नहीं करो। तो पॉइंट क्या है कि हर बकेट को भरो और अपने जो खाने की प्लेट है उसको उसमें सब न्यूट्रिशन डालो, इंडल्जेंस भी डालो, न्यूट्रिशन भी डालो, आप खुश रहोगे, बहुत खुश रहोगे। आपको लगेगा मैंने सब कुछ कर लिया, फोमो नहीं रहेगा कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने इसमें पैसा नहीं डाला, उसमें नहीं, ओहो ये होता तो मेरा ये हो जाता, ये होता तो मेरा ये हो जाता। और ये याद रखना कि जैसे आपका लाइफ में करियर होता है, आपका जॉब होता है, आपका बिजनेस होता है, आपका फ्रीलांस होता है जिसमें आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उसी तरीके इन्वेस्टमेंट भी एक करियर है, उसको भी आपको 20-25 साल देने हैं। और इस 20-25 साल के दौरान पहले 3 साल हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड्स तेजी से भागे, अगले 3 साल हो सकता है गोल्ड तेजी से भागे, उसके अगले साल 3 साल हो सकता है क्रिप्टो तेजी से भागे। तो जब आपके पास थाली में सब कुछ होगा तो एट वन टाइम समबडी वुड बी परफॉर्मिंग फॉर यू, फोमो नहीं होगा, तो फोमो भी नहीं होगा आपको। ठीक है यार, गोल्ड अब अचानक से 3 साल बाद भागा तो मेरे पास तो पड़ा था, मैं तो लेता हूँ, हर महीने 1,000 रुपए का गोल्ड लेता हूँ, तो मेरे पास गोल्ड पड़ा था, मैं भाग रहा है गोल्ड में। बिल्कुल, बस याद दिलाने के लिए गिफ्ट करने वाला। हाँ बिल्कुल, वो ठीक है, आपको याद कराना निर्मला जी का टैक्स देना। जो तो ये asset भागे allocation। जो भागे अपने दोस्तों को जाके बता दो मेरे पास तो ये भी था। मेरे पास तो ये भी है भाई, वो सोचेंगे साला इसने खरीदा कब। तो बेसिकली वही है एसेट एलोकेशन, सिंपल, एक स्वादिष्ट, न्यूट्रिशनस, कीप एवरीथिंग इन दैट पोर्टफोलियो विद अ राइट मिक्स। छोटे ड्यूरेशंस के लिए इक्विटी कम, डेट ज्यादा, बड़े ड्यूरेशंस के लिए इक्विटी ज्यादा, डेट कम, बहुत अच्छे ड्यूरेशंस के लिए और बड़े ड्यूरेशंस के लिए इक्विटी में भी रिस्क आप ज्यादा ले सकते हो, पर कचरा बिनने वाला नहीं बनना, बस। अच्छा, अब आ जाते हैं जिसकी वजह से पिछली बार लोगों ने काफी चर्चा की थी अपने बारे में, हाय राम। रियल एस्टेट के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपका रेंट बढ़ गया है क्या उस बात से, आपका जो फ्लैट फेमस हो चुका है? और अंकल जी को फायदा तो हो ही गया होगा, इतना फेमस फ्लैट है, लोग भी खरीदने आएंगे तो ज्यादा कीमत देंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं बॉम्बे में था, हाँ, तो किसी से मिलने गया था, तो एक टावर में थे वो, तो मैं 31st फ्लोर पे घर था, तो मैं लिफ्ट में घुसा उनके साथ। लिफ्ट में एक लेडी थी, तो उसने मेरे को आइडेंटिफाई किया, एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट शी सेड वाज, अरे आप तो वो ना जो 4.5 करोड़ के घर में 70,000 रुपए किराया देके रहते हो। तो मैंने बोला मैडम आपने जो भी पॉडकास्ट देखा है ना वो अगस्त से पहले का देखा होगा, क्योंकि अगस्त में मेरा रेंट 75,000 हो गया है। तो अभी वही घर का मैं 75,000 रुपए का रेंट दे रहा हूँ। तो यस, मेरा रेंट बढ़ा है, आपने सही बोला, बट वो 2 साल बाद बढ़ा है। तो मैंने अगस्त 2022 में रेंट पे लिया था 70,000 रुपीज में। अब अगस्त 2024 जब निकला तो 75,000 का वो रेंट कर दिया गया है अगले 2 साल के लिए। बट उसमें भी आपने नल पंखे ठीक कराई ली? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक कराया मैंने, पूरे घर को रिपेंट करवा दिया। उनका 1 लाख रुपए का खर्चा करा दिया मैंने। ये हमें भी दिलवा दो ऐसा। अच्छा, उसके ऊपर बातें काफी हुई और काफी ऊपर के लेवल तक बातें हुई, काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर बात की और उसमें कहा गया कि ये गलत दिशा में लोगों को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है कि अपना खुद का घर मत खरीदो, रेंट पे रहो। खुद का घर खरीदोगे तो खुद की ओनरशिप होगी, हालांकि अपन ने उसमें कहा था कि ओनरशिप तुम्हारी नहीं बैंक की होगी। उनका कहना था कि अरे तो तुम रेंट भी तो उतना ही दे रहे हो, तो ये मैं भर लो उतना, क्या प्रॉब्लम है। ये एक चीज थी। सही है। दूसरी एक चीज ये थी, लोगों का कहना था कि घर बस इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिसीजन है।
तो अगर ऐसे में कोई घर खरीद रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है? मैं आपको ना एक अपने फ्रेंड की बात बताता हूँ। वो मेरे साथ अभी घर पे डिनर पे आया, तो उसका एक छोटा भाई है, अभी शादी हुई उसकी 2 साल पहले। अंकित, हाँ, उसके ब्रदर का नाम अंकित है। तो अंकित और उसकी वाइफ दोनों आए थे, हम लोग बैठे डिनर कर रहे थे, एंड दे बोथ वर्क इन नोएडा। और उनकी जॉइंट इनकम है, अच्छी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। जॉइंट इनकम है करीबन महीने की 1.5 लाख रुपए। ओके। ठीक है, विच इज अ गुड इनकम। अब शादी हुई तो थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से, दोनों तरफ से प्रेशर था, एंड दे बॉट अ हाउस। उन्होंने घर खरीदा नोएडा में। तो घर खरीदा, एक अच्छा घर ले लिया, 3 बेडरूम हॉल किचन। ठीक है, तो 3 बेडरूम हॉल किचन का जो घर लिया, उसका डाउन पेमेंट तो फादर इन लॉ इन लोगों ने मिलके दे दिया कि चलो बच्चों को गिफ्ट कर देते हैं टाइप्स। पर आज जो उनकी ईएमआई है वो 1 लाख रुपए महीना है। अरे बाप रे। 1.5 लाख रुपए की उनकी इनकम है और 1 लाख रुपए महीने की उनकी ईएमआई। अभी जब वो 12 लाख का फ्रीडम अनाउंस हुआ था रिसेंटली, तो सबसे पहले वही खुश होकर मेरे को फोन किए, बोले चलो अब थोड़ा सा हमारे पास स्पेस ज्यादा बचत हो जाएगी। अब आप सोचो सृजन भाई कि एक यंग कपल, पहले तो उनको 3 बेडरूम की जरूरत क्या थी? नहीं थी। ठीक है, दूसरा, अपनी इनकम का आपने कितना परसेंट दे दिया? ऑलमोस्ट 70% आप ईएमआई में दे रहे हो। तो आप जीवन कैसे जियोगे? आप उस घर में खुश कैसे रहोगे? तो आप घर लीजिए। मेरे बातों को थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो सब तो डाला ही नहीं अभी। मैं उससे पूछा उससे डिनर पे, मैंने बोला कि तुमने क्यों, अपना तो सिस्टम वैसे ही चलता है ना, बकेट 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 बकेट। तो इमरजेंसी फंड नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। कौन है इमरजेंसी फंड? पापा है और हमारे ससुर जी हैं। ये लोग हमारे इमरजेंसी फंड्स हैं। वो भी कब तक हेल्प करेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ हेल्प कर सकते हैं। तुम्हारी सक्षमता कहाँ है? इंडिपेंडेंस कहाँ? तुम्हारी सक्षमता कहाँ है? तुम दो इतने हाई पेइंग जॉब्स में हो, 1.5 लाख रुपए महीना एज अ कपल कमा रहे हो, तुम्हारी सक्षमता कहाँ है भाई? तो पहला मुद्दा ये हुआ कि उन्होंने 3 बेडरूम ले लिया। दूसरा, 70% ईएमआई दे रहे हैं। तो जो हमारी रील्स कटी, कुछ कटी, वो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गई, वायरल बहुत गई, वो नो डाउट 70 मिलियन चली गई। बट मैं थोड़ा उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहता हूँ। पहली बात है, मैं घर खरीदने के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है। सम डिसीजंस इन लाइफ आर फाइनेंशियल, सम डिसीजंस इन लाइफ आर मनी डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन प्योर एक्सेल शीट पे लिए जाते हैं, मनी डिसीजंस इमोशन के साथ लिए जाते हैं। पर इमोशंस के लिए भी औकात होनी चाहिए। इमोशन के लिए भी औकात होनी चाहिए। अब अगर आपने अभी शुरुआत में एक बात बोली थी कि एक बंदा जिम में है और वो क्षमता से ज्यादा उठा रहा है तो परेशानी में रहेगा। बिल्कुल। तो आप भी तो क्षमता से ज्यादा उठा रहे हो। द थंब रूल सेज, अभी मैं आपको इसका एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सालाना इंटरेस्ट 25,000 करोड़ है। गुड और बैड? गुड ही होगा, क्योंकि वो पैसा उठा के लगा रहे इंडस्ट्री में, उससे और गिरा था। तो हम इसको मेजर किसके अगेंस्ट करेंगे सृजन? हम इसको मेजर करेंगे अगेंस्ट देयर इनकम। उनकी इनकम है 1.25 लाख करोड़, जिसमें से वो 25,000 करोड़ ब्याज देते हैं। तो उनकी क्षमता है 100 किलो का डंबल उठाने की, वो 20 किलो का उठा रहे हैं, यानी वो 5 बार ब्याज दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंफर्ट। ये आपने कंफर्ट के हिसाब से बिजनेस किया। अब लोग सुन 25,000 करोड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, उन पे 3 लाख करोड़ का। अरे मैं कहता हूं तुम पे 3 लाख का उधार है ना, वो ज्यादा है, उस पे 3 लाख करोड़ का उधार बहुत कम है। बहुत कम है, क्योंकि उसमें क्षमता है। वो 100 किलो का डंबल उठा सकता है, अभी 20 का उठा रहा है। तुम्हें लग रहा है 20 बहुत है तुम्हारे लिए, पर उसके लिए तो 100, उसका तो 100 है भाई। बिल्कुल। तो आपकी क्षमता क्या है पहले वो देख लो। आपकी ईएमआई कैनॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर नेट टेक होम इनकम। अगर आपकी नेट टेक होम इनकम 1 लाख रुपए है तो 40,000 से ज्यादा की ईएमआई आप मत रखो, नहीं तो हिल जाएगा, नहीं तो पेन में रहोगे, बहुत पेन में। 40,000 भी हम अपर साइड पकड़, हायर अपर साइड पकड़ रहा हूँ, वहां तक तो जाना भी नहीं चाहिए। वो मैं क्यों पकड़ रहा हूँ? क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ हर साल आपकी 7% इनकम की ग्रोथ हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके ये नंबर 30% हो जाएगा। अगले 3-4 साल में ये नंबर 30% हो जाएगा। तो वो कैलकुलेशन पकड़ के हम 40,000 पकड़ रहे हैं, 40% पकड़ रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर आपको वो महंगा आईफोन भी लेना है, फिर आपको कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट पे भी जाना है, फिर आपको दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पे जाना है, फिर आपको गुच्ची की बेल्ट भी लेनी है, फिर आपको महंगी गाड़ी भी लेनी है, स्नीकर्स भी लेने 20-20, 25-25 हजार रुपए के। वो कहाँ आएंगे भाई? तो अब आप 1 लाख रुपए, वो इतने स्ट्रेस में थे दोनों, इतने स्ट्रेस में थे, बोलते सर 50,000 रुपए बच रहा है, उसमें घर भी चलाना है, बिजली का बिल भी देना है। नोएडा में बिजली का बिल 8-8 हजार रुपए का उनका आ रहा है। अरे बाप रे, 8,000 रुपीज 2 लोगों फिक्स्ड कॉस्ट। घर भी तो बड़ा है, घर बड़ा है ना, उसकी फिक्स, उसकी मेंटेनेंस 4 रुपए स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस है। 1800 स्क्वायर फीट का घर है, बताओ कितना हुआ जी? 7200 रुपए का तो ये हो गया। तो 7200 रुपए ये चला गया, 5-6 हजार की इलेक्ट्रिसिटी, 12-13 हजार रुपए तो ये साफ हो गए।
कितने बचा में से? गया। 50,000 में से। वो घर के क्या लिए चलाएंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर आप एक घर की देखो तो वो बहुत महंगी पड़ती है। हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। अब जो मैं 75,000 देता हूँ उसमें मुझे मेंटेनेंस नहीं देनी नहीं पड़ती, देनी पड़ती। हाँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है हम्म, जो मैं कंज्यूम करता हूँ। चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल। पानी का देना पड़ता है, पानी बहुत सस्ता और होता वो है। आपके हाथ में है वो कितनी मेरे यूज हाथ- करनी की उतनी नहीं करनी। तो मेरी और पानी तो आपका फ्री कर दिया था हाँ, पानी का हमारा फ्री था, होपफुली पिछली रहे। गवर्नमेंट। तो पॉइंट ये है कि आपको अपना मैथ कर लो। अगर यही वो घर 2 बेडरूम का लेते, हाँ। उनकी EMI होती 50,000 60,000, तो वो कितने अच्छे से जीते। उनका मेंटेनेंस आता 4,000, बिजली का बिल आता 2-3 हज़ार, 7-8 हज़ार में वो काम हो जाता। एक उनके पास क्वेश्चन होता जहां वो इन्वेस्ट कर सकते थे ना। आज वो बेचारे इमरजेंसी फंड क्रिएट करने लायक बचे ना। वो आज सोच के जाते हैं भाई हमारे को घूमने जाना है। तुम यंग हो, एक लड़का 28 साल का, लड़की 26 साल की है, मन करता है यार कि चलो हम दुबई घूम के आते हैं, उत्तराखंड चले जाते हैं। यार, अभी नहीं घूमोगे तो कब घूमोगे? तो मैं यही चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गई थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यार ऐसा मत करो कि आपकी क्षमता 20 किलो का डंबल उठाने की और आप 50 किलो का डंबल उठा रहे हो। आपकी सांस रुक जाए बेसिकली। आप मर जाओगे यार। और वही हो रहा है। अब जब तक वो 2.5 लाख की इनकम पे नहीं पहुंचते वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, बिल्कुल। विच विल टेक देम एटलीस्ट 5 years। हम्म, तो उन्होंने 5 साल का स्ट्रेस बांध लिया ना, वो भी 28 की उम्र में। पीक पीक मतलब पीक हैप्पीनेस टाइम में आपकी शादी हुई है, नहीं नहीं एक अलग जोश होता है यार, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, बाइक खरीदेंगे या फिर महंगी कोई चीज इंडल्जेंस करेंगे, तो वो तो आपने सब कट ऑफ कर दिया यार। और जिसकी वजह से उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम हो गई 0 हो गई है। हाँ। अब दोनों नोएडा में ही है। हाँ। अगर किसी को बैंगलोर में जॉब लग गई तो बताओ क्या करेंगे? 2 रेंट कैसे देंगे? 2 रेंट कहाँ से देंगे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं आज जो लाइफ आपकी जो है वो थोड़ी अग्रेसिव हो गई है। लाइफ की फिक्सेटेड नहीं है, आपको कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी कहीं मिल सकती है। तो मैथ कर लो, और मैथ के हिसाब से अगर आपका मामला जम रहा है, यानी आप 40% अपनी EMI, अपनी इनकम की EMI के अंदर अंदर रहते हो, तो कृपया करके घर लो। मेरा कोई, मैं कौन होता रोकने वाला? बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैथ कर लो बस। हम्म। और हमेशा याद रखना कि जिंदगी में आपकी पर्सनल कंपाउंडिंग आपके घर के कंपाउंडिंग से ज्यादा तेज होगी। अंकित भाई, जो घर मैं बॉम्बे में रहता हूं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, जब मैंने जॉब चालू किया था मैं उस घर को लोन लेके नहीं खरीद सकता था। आज मैं कैश डाउन करके 5 बार खरीद सकता हूं। तो पिछले 20 साल में कौन ज्यादा बढ़ा, घर या मैं? ऑब्वियसली मैं। घर तो वही रह गया, आज भी खरीद सकता हूँ, आज तो मैं और आराम से 4 बार आराम खरीद से सकता खरीद हूँ। सकते हैं। सो माय पॉइंट उससे इज, बड़ा घर खरीद सकते उससे हो। बहुत बड़ा घर खरीद सकता हूँ, बहुत अच्छी जगह पे खरीद सकता हूँ, बहुत अच्छी बिल्डिंग में खरीद सकता हूँ। तो कुछ चीजें आपको लाइफ में अर्ली में अपने ऊपर निवेश करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, इन सब पे जरूरत है। तो पहला पॉइंट तो मेरा बस घर को लेके आपसे एक ही निवेदन है कि लेट मैथ शो यू द पाथ। कि मैथ जो कहता है ना उसी से अपना पाथ डिसाइड करो। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि घर खरीदने की कोई एज हो सकती है कि यहाँ तक ना खरीदो तो बेहतर होगा, खरीदना है तो खरीद लो भैया, बट 40 के बाद घर खरीदना ठीक है, उससे पहले खरीदना ठीक नहीं है? देखिए, पर्सनल चॉइस है सृजन कि किसको कब घर खरीदना है, एब्सोल्यूट पर्सनल चॉइस है। क्योंकि काफी सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि अरे घर तो अभी नहीं खरीदना चाहिए, 40 के बाद खरीदना चाहिए। पर्सनल चॉइस है सृजन, बहुत पर्सनल चॉइस है। बिकॉज घर के साथ है ना बहुत मैसिव एक चीज है, वो है इमोशन और स्टिग्मा। ठीक है, तो स्टिग्मा ये है कि कल को आपकी शादी नहीं होगी क्योंकि आपके पास घर नहीं Exactly, है। हाँ। ये एक स्टिग्मा का प्रॉब्लम है। हाँ, लव जो है मैरिजेस हैं तो society। वहाँ इतना इशू नहीं होता, बट जहाँ अरेंज मैरिजेस है वहाँ तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली इंडियन कल्चर में आते हैं। सेकंड चीज है कि आपको पेरेंट्स से प्रेशर होता है, ग्रैंड पेरेंट्स से प्रेशर होता है, बिकॉज वो अलग अलग युग से रहते हुए आए हैं। राइट। वो आज के युग को समझ नहीं पाते, डिजिटल एसेट्स को नहीं समझ पाते, ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते। उन्होंने देखा कि ज़मीन सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है, अपार्टमेंट्स भी बढ़े हैं वैल्यू में कुछ उनके ज़माने में वो बेस्ट एसेट, वो बेस्ट एसेट क्लास था और वो मोस्ट अवेलेबल एसेट क्लास था। तब इक्विटी इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था। तो एक बार बीच में वो आया, अभी देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। अक्षय कुमार ने 2017 में घर खरीदा 2 करोड़ 85 या 2 करोड़ 90 लाख का। उस पर 7-8% ड्यूटी व्यूटी भरी, वो सब करा। और अब जाके 2025 की शुरुआत में या 24 के एंड में, आफ्टर 7 to 8 years, उसने वो घर बेचा है करीबन 4 करोड़ 30 लाख में, अपार्टमेंट। ठीक है, वो भी एक हमारा रील को बहुत क्वेश्चन आया था कि अपार्टमेंट की वैल्यू नहीं, उसके ऊपर तो आएंगे ही, हाँ, बिल्कुल आएंगे, हाँ। तो सारे जवाब लूंगा आज आपसे मिलॉर्ड। ठीक है बिल्कुल, कटघरे में आप आपके अंदर सारे सवाल पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आप उसका CAGR निकालो तो द CAGR ऑफ दैट अपार्टमेंट इज 6%। एफडी से भी कम। एफडी से भी कम है। एफडी में भी डाल दिए होते तो एफडी में डालिए तो ज्यादा अच्छा, टेंशन भी नहीं होती कि अच्छा, पढ़ाना जो पड़ेगा। अच्छा, पैसा है अगर उस आदमी ने लोन लिया हो हाँ, तो वो तो और भी कम हो जाएगा क्योंकि लोन ही 9% पे है, बचा ही नहीं, लॉस में हो गया। लॉस में होगा, उसका इक्विटी वाइप आउट हो जाएगा।
And this I am talking about one of the most prominent developers, top 3 developers of Bombay, अक्षय and one of कुमार the ले रहा है। most prominent locations of Bombay, जहां मतलब टॉप ऑफ द क्लास लोग रहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अपार्टमेंट के प्राइसेस उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं जिस स्पीड से लैंड के प्राइसेस बढ़ते हैं, बिकॉज लैंड इज स्कार्स। एक बार वो जमीन चली गई तो चली गई, हाँ ठीक है, बट अपार्टमेंट्स कैन बी प्लेंटी। अगर एक लोकेशन ओपन हुई 5,000 एकड़ की तो, और वहां पे अपार्टमेंट्स चालू हो गए, तो 10 साल बाद जाके जब, या 20 साल बाद जाके जब वो एरिया पूरा डेवलप होगा, तो पहले सेट ऑफ जो अपार्टमेंट्स बने थे वो झरझर हो जाएंगे तब तक। पर अगर आप उसी टाइम पे उस जगह पे फ्लैट की जगह लैंड खरीद लो और 10 साल होल्ड करो, तो लैंड की वैल्यू 10x 20x 30x कुछ भी हो सकती है फिर। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट चालू हो गई। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट के आसपास हुआ, बहुत लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। अयोध्या में हुआ जब राम मंदिर अनाउंस हुआ। जी। दीज आर अपॉर्चुनिटीज। तो ट्राई करना चाहिए कि जब भी आपको घर खरीदना हो वो लैंड वाला खरीदे, ना कि अपार्टमेंट वाला। देखिए कुछ सिटीज में तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जैसे मुंबई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका टिकट साइज ही 1-2 करोड़ है, तो आप वैसे भी इंडिया में गांव खेड़े में ही लैंड ले सकते हो। मुझे लगता है बहुत तो कहीं लैंड ले नहीं सकते, बहुत महंगी हो गई है। अगर आप सिटी में हो तो आपको तो अपार्टमेंट ही लेना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अपार्टमेंट को कभी इन्वेस्टमेंट मत देखो। अपार्टमेंट को ये देखो कि मैं उसको टायर 2 की अफोर्ड कर बात सकता करते हैं, हूं। टायर 2 में तो अभी भी मिल जाता टायर 2 में अगर बट आप वहां घर- पे फिर क्यों अपार्टमेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए ट्रेंड वाली मॉड्यूलर भी बात कल्चर है, बढ़ रहा है, ट्रेंड वाली बात है। मॉड्यूलर कल्चर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। बट उसमें आपको, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं भोपाल में रहा हूँ। अब भोपाल एक स्पेसिफिक टियर 2 सिटी है, उसमें ना बड़े रिस्ट्रिक्टेड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आए, भरने में बहुत ताकत लगी उनको, सालों साल वो वेकेंट रहे, अब जाके धीरे 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 पिकअप हुए, ठीक है, जब डेवलपमेंट उस तरफ मूव करी। तो आप कौन से टाइम पे उसको कैप्चर करते हो, कौन से टाइम पे रहते हो, कौन से टाइम पे नहीं रहते हो, वो बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कमेलियास का एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। 2013-14 में कमेलियास में एक घर 18-20 करोड़ रुपए का होता था, आज 100 करोड़ का है। पर वो 100 करोड़ की जो लास्ट के लेग की जर्नी है ना, वो पिछले 3 साल में ही हुई है। ओके। 3 साल पहले तक यही घर आपको 30 करोड़ के आसपास ही मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ना स्टार्टअप्स वालों को एग्जिट मिले थे तब तक, अब कुछ स्टार्टअप्स वालों को एग्जिट मिले, मार्केट्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और रियल एस्टेट का साइकिल बड़ा सिंपल है, जब मार्केट परफॉर्म करती है उसके 1 साल बाद रियल एस्टेट परफॉर्म करता है, पैसा शिफ्ट होना चालू होता है, लोग सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। हाँ यार, मैंने यहाँ 1 करोड़ डाला था, वो बाई चांस 10 करोड़ हो गया, चल एक 5 करोड़ का घर खरीद लेता हूँ, सेफ हो जाऊंगा। क्योंकि उतना क्योंकि जो आदमी 1 करोड़ के साथ रिस्क लेता है ना, वो 10 करोड़ के साथ उतना रिस्क कभी नहीं लेता। और HNIs अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर उसको कहीं शिफ्ट उनको करते हैं। कोई एसेट LTC, एलोकेशन की भी बहुत उनका उनके रोटेशन। asset allocation है, तो इस वजह से बहुत अपार्टमेंट्स के प्राइस बढ़े। फिर वो लोकेशन इरिप्लेसेबल है, इट्स गोल्फ कोर्स रोड इन गुड़गांव, इट्स एन इरिप्लेसेबल लोकेशन, वो लोकेशन वापस नहीं आ सकती। तीसरा, नो रिच पर्सन बाइज एन अपार्टमेंट, ही बाइज अ नेबरहुड। कोई भी अमीर आदमी अपार्टमेंट नहीं खरीदता, वो नेबरहुड खरीदता है। वो एक सर्कल में आना चाहता है। हाँ, क्योंकि वो पता है मैं जब सुबह यहाँ अपना डॉगी घुमा रहा हूँगा, तो एक और बड़ा आदमी डॉगी घुमा रहा होगा, हमारे डॉगीज एक दूसरे के साथ मिलेंगे, हमारा हैंडशेक होगा और मेरी एक डील हो जाएगी जो 100 करोड़ रुपए बना देगी। हाँ। तो दे डोंट थिंक लाइक कि यार मैं यहाँ का क्लब हाउस यूज करूंगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पे जिम है, वो सब तो या इतने आम स्क्वायर चीज़ें फीट का फ्लैट है, वो हाँ, सब नहीं फर्क सोचता ही पड़ता। नहीं है। अच्छा, उसको अपने घर में पार्टी थ्रो करनी है किसी इन्वेस्टर को, तो बोलेगा यार Camellias में आ जाओ। 40th फ्लोर क्लब पेंट हाउस, उसको गूगल मैप की लोकेशन नहीं भेजनी पड़ेगी। हाँ, इट्स एन एड्रेस। सो पीपल डोंट बाय अप, रिच पीपल नेवर बाय अपार्टमेंट्स, दे बाय Status buy एड्रेस। कर रहे हैं वो एक। वो एड्रेस बाय करते हैं ताकि उनकी डील्स हो सके आसपास, वो उस क्लब में आ जाए। जैसे आपको एक दिल्ली गोल्फ क्लब है, उसका मेंबर बनने के लिए आपको पहले तो 50 साल वेट करना पड़ेगा और उसके बाद 25-30 लाख रुपए लगेंगे। तो क्यों है 50 साल की वेटिंग? एक्सक्लूसिविटी क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी है। तो दीज आर एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स, एक्सक्लूसिव लोकेशंस, और इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ती है। पर अगर आप इनका भी CAGR निकालो तो निफ्टी 50 से कम है। ओके। अगर आप इनका भी CAGR निकाल लो तो निफ्टी 50 से कम है उस ड्यूरेशन का। अगर आप, वही मैं बताऊं, 20 करोड़ का घर 12 साल बाद 100 करोड़ का हो गया, तो 5x ही हुआ ना। आप निफ्टी 50 देखो कितना था 2012-13 में। और हम ये ऐसे पकड़ते हैं कि ये देखो 3 साल में 100 करोड़ का हो गया, अपन रिसेंट हिस्ट्री पकड़ते हैं, जिसकी Precisely. वजह से हमें लगता है कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा बन सकता है। देखिए, आप बाय चांस उस अपॉर्चुनिटी साइकिल में आ गए, हाँ। तो आपका नसीब है। Right. जैसे आप 2020 में आपने निवेश चालू किया, तो आपको तो लगेगा दुनिया मजेदार है, ऐसे ही बहुत बाहर है यार, इतना ही तो होता है। अब देखो कुछ देर तो गुजारो, 2025-26 देखो, फिर देखो मजा आ कितने लोग जाए। छोड़ के जाते हैं। सो पॉइंट इज, छोटे होराइजन्स पे मत देखो। एक बार मैंने एक एनालिसिस की थी, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है बॉम्बे में, बहुत प्रोमिनेंट है, वर्ली में।
सी फेस पे 1975 से उसका मतलब बना था उसमें। वो अलग है जिसमें इन्फोसिस दरिया, वालों के भी समुद्र मंथन ऐसा कुछ हाँ समुद्र समथिंग है, राइट, यू आर राइट। लोग बता देंगे कमेंट में। बहुत फेमस है, कमेंट्स में आप गेस कर लो। बहुत प्यारी बिल्डिंग है और AA+ लोग रहते हैं वहाँ पे। इन्फोसिस के फाउंडर्स और ये सब रहते हैं वहाँ पे पटनी साहब हैं जो वंडर मार्बल के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। अच्छा, मुझे दिशा पटनी लगा। शायद उनको तो आजकल कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उसका ना CAGR निकाला फ्रॉम 1975 टू 2010। ठीक है, अब सोचो 1975 में बड़ा सस्ता था वो ना, अगर वो तो वैल्यू टर्म्स में ही बहुत सस्ता था, एंड द CAGR वाज 12%। ठीक है, तो अब 12% का CAGR, निफ्टी का कितना था उस जमाने में? तो FD देती थी। हाँ, उस टाइम तो 14% तो FD देती थी। तो पॉइंट क्या है कि अगेन बहुत छोटे होराइजन्स पे जब आप चीजों को चेक करोगे तो वो आपको भ्रमित कर सकती है, इसलिए आपको 20-25 साल का एक होराइजन जरूर चेक करना चाहिए कोई भी लोकेशन के लिए। हमने प्रॉपर्टी खरीदी एक हमारे नेटिव में 2014 में, 24 में बेची, एग्जैक्टली सेम प्राइस पे, लैंड, हाथ जोड़ के ले लो भाई, 100-200 तो कम हम कर तो लो, गलत ले साइकिल लो। में फंस गए ना। हाँ। ऐसे कितने लोग होंगे जो गलत साइकिल में फंस गए। बॉस, न्यूज पे मत जाओ, और न्यूज पे जाते हो तो डबल क्लिक करो, जैसे मैंने अक्षय कुमार की न्यूज पे डबल क्लिक किया। अरे यार 2 करोड़ 80 वाली चीज 4.5 की हो गई। अरे देखो तो सही, मैथ तो कितने देखो साल यार। क्या कितने हुआ? साल, कब, कितना स्टैम्प ड्यूटी, कितना इलिक्विडिटी उस एसेट का, और वो अक्षय कुमार है, उसके लिए वन ऑफ है यार, उसके चुरमुरा उसका है। 1% भी नहीं है पोर्टफोलियो का। बिल्कुल, तो उसके लिए चुरमुरा है, उसने बेच दिया, खरीद लिया, बेच दिया, दोस्ती आ रही है जो बिल्डर है उसके साथ। हाँ, Maybe क्या free पता में मिल ही मिला गया हो। वो ऐड हाँ। करके। क्योंकि एक अभी हम पुणे में देख रहे थे, ब्रोकर बताता है यहाँ पे सचिन का फ्लैट था जब ये बिल्डिंग लॉन्च हुई थी। बोला अच्छा कैसे, उन्होंने खरीदा था? नहीं, बोलता है जो बिल्डर था उसने दिया था ताकि प्रमोशन हो जाए। अब आपको मैं एक और, ये कितना इंटेलिजेंस है सब में, और ये इंटेलिजेंस की वजह से हमारे जैसे लोग बिफूल्ड हो जाते हैं। अभी पीछे एक शार्क टैंक का एपिसोड आया जिसमें एक कंटेस्टेंट ने 10 लाख रुपए के स्नीकर्स पहने हुए थे, बड़ा फेमस हुआ था वो। जी जी। तो उसका ना किसी ने रील बनाई बाद में, मेरा दोस्त ही है जिसने उसको जाके मिला और उसके साथ एक रील बनाई। उसने बोला ये 10 लाख है ना हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है। ये जूते जो हमने पहने थे ना, ये सिर्फ बुलवाने के लिए पहने थे कि वो आदमी बस बोल दे कि 10 लाख के जूते हैं, क्योंकि ये चीज लोगों के यहाँ टिक जाएगी, फिर वो हमें ढूंढेंगे और हमारे जूते खरीदेंगे। बोले ये तो हमारा मार्केटिंग कॉस्ट था जो हमने ऐसे रिकवर कर लिया। तो तुम सोच रहे हो कि वो बेवकूफ है 10 लाख के जूते पहनता है, वो समझदार है, वो व्यापारी है, उसने वो 10 लाख रुपए का भी निवेश कर दिया। और जितने व्यूज आए ना वो 10 करोड़ में भी नहीं वो आते 10 शायद। करोड़ में भी नहीं ला सकता था उतने व्यूज, वो 10 लाख के जूते की वजह से। जब अमन गुप्ता ने कहा कि यार इसको देखो, इसने 10 लाख के जूते पहने हुए हैं। हर चीज एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, हाँ। बहुत सारी चीजें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हमने वो समुद्र वाली बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, अब इन्फोसिस का जो मालिक है वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि जहां मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा मैं टियर 2 के जाके किसी कोने में रहूंगा। बिल्कुल। उसको रहना उसी सर्कल में पड़ेगा, उसका काम रोज वहीं पड़ रहा बिल्कुल सही है, है। तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहा है, उसकी जरूरत है वो। बिल्कुल। देखिए, व्यापारी लोग जब घर बनाते हैं ना, तो वो घर भी एक ऑफिस होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ लोगों को इनवाइट करते हैं, मिलते हैं। अब जैसे मैं एक व्यापारी को जानता हूँ नागपुर में, दे आर वेरी बिग, एंड उनका घर अगर आप देखो ना तो वो घर 18,000 स्क्वायर फीट का, और वो मेरे को लगता है घर के अंदर मंदिर नहीं है, मंदिर के अंदर घर है। अच्छा। मतलब इतना सुंदर बनाया हुआ है। हाँ। तो आपको ऐसा लगेगा किसी शेख का घर है, इतना गोल्ड और ये, और वो अपने बोले यार ये देखो क्या पैसे वेस्ट कर दिए। पर उस घर में कोई आ गया ना तो वो डील किए बिना उठेगा नहीं। उसको कॉन्फिडेंस आएगा, यार इस आदमी के साथ मेरा पैसा सेफ है, इसके साथ मैं बिजनेस कर सकता हूँ। जो घर पे इतना लगा सकता है वो कितनी बड़ी मानसिकता का आदमी है। तो दीज आर मार्केटिंग, कितना सक्सेसफुल आदमी कितना है। सक्सेसफुल आदमी है। और आप जब किसी के घर जाओ, उसके घर इतनी विशाल प्रतिमाएं हो भगवान की, और वो बोले उनके आप 10 तो पंडित पेरोल पे, तो उन्होंने बोला ठीक है आइए अभिषेक कीजिए, डाली, तो एक आपका ना कनेक्ट बन जाता है। हिंदुस्तान में कनेक्ट बनाने का भी तो यही तरीका है ना। बिल्कुल। आप किसी को घर पे आमंत्रित करते हो, उसको बोलो थाली पकड़िए, पूजा कीजिए, और आपका टिक्का होगा, ये होगा। तो ये सब चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। हाँ। तो ये जितने बड़े व्यापारी लोग हैं ना, जब घर में किसी को होस्ट करते हैं तो वो ये सब चीजों का बहुत टेक केयर करते हैं, और इसके लिए वो अपने घर को AA+ लेवल का बनाते हैं। क्योंकि वो हल्के लोगों को तो होस्ट करते नहीं ना, उन्हीं के स्टैचर के लोगों को होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सो प्लीज डोंट कंसिडर एनीथिंग ऑन द फेस वैल्यू। मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ। क्या, जैसे हमने कभी भी अपार्टमेंट की भी बात करें तो अपार्टमेंट, एज आई सेड, पीपल आर नॉट बाइंग अपार्टमेंट, दे आर बाइंग एड्रेसेस। वो एड्रेस खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट नहीं खरीद रहे। उनको नहीं फर्क पड़ता अंदर 6,000 स्क्वायर फीट है, 5,000 स्क्वायर फीट है। क्योंकि एक बड़ी सुंदर लाइन आशुतोष राणा ने बोली थी कि एक 5,000 स्क्वायर फीट के घर में 500 स्क्वायर फीट पे आप रहते हो, बचे हुए 4.5 स्क्वायर फीट में आपका अहंकार रहता है, आपका ईगो रहता है। बिल्कुल।
तो आप तो 500 स्क्वायर फीट में ही रहने वाले हो, आप घूम फिर के अपने एक बेडरूम को एक mainly बेडरूम में use रहने कर वाले रहे हो, हो। और वो बाकी तो टाइम तो घूम ही रहे वो हो आपका इधर उधर अहंकार है, वो कहीं। रिटर्न ऑन ईगो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, ये हो गई बड़े लोगों की बात जो एड्रेसेस खरीदते हैं, बट कुछ लोग माचिस की तीलियां भी खरीदते हैं, छोटे छोटे घर खरीदते हैं, बिल्कुल। उनको क्या करना चाहिए? क्या खरीदना सही है वो डिसीजन? देखिए अगेन पर्सनल है और आपकी क्षमता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इनकम में से मैं ईएमआई कंफर्टेबली भर सकता हूं, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस घर को खरीद लेता हूं, ये सालाना 10% बढ़ेगा, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आज आपने वो घर खरीदा और समझो 10 15 20 साल रखा, आपकी ईएमआई खत्म हो गई, आपने थोड़ा अर्ली रिपेमेंट कर दी, अब वो घर फ्री हो गया। अब आप बोलते हो कि जी मेरा तो 2 बेडरूम का घर था, पर मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर गया हूं, मेरी आमदनी बढ़ गई है, मेरा परिवार बड़ा हो गया, मैं 3 बेडरूम का लूंगा। तो अब जिस भाव पे आप 2 बेडरूम बेचोगे पर स्क्वायर फीट, उतने भाव पे तो आपको 3 बेडरूम मिलेगा ना। तो इसको आप, इट्स अ हाउस इज अ रिप्लेसमेंट एसेट, राइट। ठीक है, इट्स अ रिप्लेसमेंट एसेट है। इसलिए कभी भी घर के अप्रिसिएशन को आप प्लीज अपना मत मानो। अब जिस घर में आप रहते हो, जिस घर को आपने कंजम्पशन के लिए लिया है, उस अप्रिसिएशन के आप अधिकार नहीं रखते हो, क्योंकि ना आप उसको बेचने वाले हो, ठीक है। और अगर आप बेचोगे तो अपग्रेड करोगे, Replace करोगे, और रिप्लेस करोगे तो उसी कॉस्ट पे करोगे। दैट्स इट। तो आपको घर के लिए एक ही चीज सोचनी है, क्या मैं मंथली बेसिस पे इतनी क्षमता रखता हूं कि इसकी ईएमआई दे पाऊं। बस एक ही क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए। डाउन पेमेंट आपने इकट्ठा कर लिया, चाहे आपकी पुरानी सेविंग्स थी, या आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, या फिर इन-लॉज ने सपोर्ट कर दिया, ग्रैंड पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद आप क्या मंथली बेसिस पे अपनी ईएमआई को अच्छे से कंफर्टेबली निभा पाते हो। दैट इज द ओनली डैम क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। तो आई थिंक एक जो मेन पॉइंट निकल करके आ रहा है कि ईएमआई तभी ठीक है जब वो अफोर्डेबल हो। प्रिसाइसली। और दूसरा पॉइंट जो अपने रील में से बहुत ज़्यादा स्पेशली निकल के आया था कि यार आप अगर रेंट भर रहे हो तो ईएमआई क्यों नहीं भर लेते उतनी। इस पे आपका क्या ओपिनियन? देखो मैं रेंट भर रहा हूँ 75,000। अब थोड़ा रिवर्स वर्किंग कर। हाँ। अगर 75,000 की मेरे को ईएमआई भरनी है, तो आपको पता है मैं कितना लोन ले सकता हूँ? 90 लाख, क्योंकि 800 रुपीज पर लाख की ईएमआई होती है। तो 90 लाख या 95 लाख का लोन ले सकता हूँ। अब अगर मैं 95 लाख का लोन ले सकता हूँ, तो आइडियल रेशियो ऑफ 80-20 के हिसाब से मैं 1.25 करोड़ रुपए का घर ले सकता हूँ। 1.25 करोड़ का घर लेने के लिए मुझे ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना पड़ेगा। मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में, हार्ट ऑफ दिल्ली, एयरपोर्ट से मुश्किल से 40 मिनट दूर। तो जब मैं इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन में रहता हूं, तो उस चीज की ईएमआई 3.5 लाख है। तो अगर मेरे को वही घर ईएमआई में लेना, आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मैं 75,000 ईएमआई दे सकता था, तो उसके लिए तो मुझे फिर ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मिल सकता है घर जहां 75,000 की ईएमआई में काम होगा। सो ईएमआई एंड रेंट इन इंडिया कैन नॉट मैच इन दैट सेम लोकेशन। पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो मैं तो एड्रेस ढूंढता हूँ भाई, मेरे को तो एड्रेस चाहिए। और इसीलिए आई थिंक जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो चीज़ गई थी, आप ये समझाना चाह रहे थे कि मुझे अगर रहना तो यही है, अब मैं या तो 70,000 रेंट भर लूँ या 3.5 लाख ईएमआई भर लूँ। उसमें आपकी चॉइस ये थी कि मैं 70,000 रेंट भर लेता हूँ, बाकी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। बाकी अमाउंट इक्विटी में डालूंगा, 2,80,000 डालता हूँ, 12% पे 20 साल में ये 28 करोड़ हो जाता है। अब मेरा कॉल यही है कि क्या ये घर 28 करोड़ का होगा कि नहीं होगा। अब हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि इतना नहीं बढ़ता घर, और ये भी एक बात हमारे रील पे बहुत ज्यादा वायरल हुई कि मैंने कहा था अपार्टमेंट्स के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, और मैं इस बात को अभी भी फुट डाउन करके रखता हूं कि अपार्टमेंट के प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। उसका रीजन ये है कि या तो आपने इररिप्लेसेबल लोकेशन, हमने तो कमेलियास की बात कर ली, विच इज एन इररिप्लेसेबल लोकेशन, ठीक है, उसने एक 14 साल के होराइजन में 5x का रिटर्न दिया है। 14 साल के होराइजन में या 12 साल के होराइजन में 5x का रिटर्न दिया है, विच इज द प्रीमियम मोस्ट इररिप्लेसेबल एंड मोस्ट सॉट आफ्टर, क्रीम ऑफ द क्रीम है, क्रीम डाला क्रीम है वो, ठीक है। हाँ, कुछ एक लोकेशंस हो सकती है जो मेरी आंखों में नहीं है, बट मैं कहाँ इंडिया स्कैन करता रहूंगा यार, आपका काम नहीं है ना वो। कोई प्रॉपर्टी एक्सचेंज थोड़ी है मेरे पास कि भाई मैं ढूंढूं कि कहीं मार्केट में रेट्स ऊपर नीचे कहाँ चल रहे हैं। अच्छा, कोई क्या कहते हैं, कोई छोटा सा गांव है सिरौंज के कोई गांव में प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां पे मैंने अगर 5 साल पहले लिया होता तो आज वो 3 गुना हो गया होता। मेरे पास वो क्षमता नहीं है। हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना इस चीज नहीं, मेरे पास क्षमता ही नहीं है। हाँ, जिनके पास है वो कर ले भैया। हाँ, जो सिरौंज में रहता है वो करे। रियल एस्टेट का बिजनेस थोड़ी हम बुरा बोल रहे हैं, बिल्कुल बिजनेस अगर आपको करना है आप कर सकते हो। नहीं, मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट भी करो, कोई चक्कर नहीं है। अगर समझिए आप एक जगह रहते हैं या समझते हैं एक जगह को, या आपके कजिन्स रहते हैं या कोई रहता है और वो समझता है कि यार ये लोकेशन पे 5 साल बाद रोड कटेगी, कुछ होगा, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट आएगी, कुछ एयरपोर्ट का न्यूज आ रही है, कोई इंडस्ट्रियल टाउन यहाँ पे अनाउंस होगा, बूम चल रहा है, तो आप वहाँ एक पे फंड ले सकते हो, पर उस पैसे से ले सकते हो जिसकी आपको इमीडिएटली जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सको ताकि आपको रोना ना पड़े। मैंने क्या कहा, 10 साल बाद 0 रिटर्न्स कमाए मैंने। अगर इस 10 साल में मुझे उस पैसे की जरूरत होती
तो अमित अंकित आप बताओ मैं कैसे क्या करता था? आपको तो माइनस में बेचना मेरे को तो माइनस में बेचना पड़ जाता उस टाइम। वो तो क्योंकि मुझे 10 साल में जरूरत नहीं थी तो मैंने जीरो तक वेट कर लिया करके बाहर हुआ हूं मैं। सो बाय व्हेन यू बाय प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी उस पैसे से खरीदिए जिस पैसे की आपको आवश्यकता नहीं है, जिस लिक्विडिटी को आप मिनिमम 10 साल के लिए होल्ड कर सको, और तीसरा आपको रोजमर्रा के कैश फ्लो में उस पैसे की कोई मतलब आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पैसे का। भूल सकते हो आप। आपको प्लॉट कैसे लिए जाते थे पता है? पहले घर में बेटी पैदा हुई, पिताजी बोलते थे मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ बेटी की शादी के लिए। 25 साल का एसेट था वो, कि आज मैं 5 लाख रुपए डाल देता हूँ बेटी की शादी के लिए, या फिर आज ही वो 5 लाख का गोल्ड ले लेते थे। ठीक है, क्योंकि जब वो होगा तब वो उनको भी पता है 25 साल बाद गोल्ड बढ़ जाता है। तो 25-25 साल के होराइजन में लिया जाता था प्रॉपर्टी को, कि भाई मेरा बेटा पैदा हुआ है इसकी ग्रेजुएशन के लिए होगा, मेरी बेटी हुई है इसकी शादी के लिए। मैं स्टीरियोटाइपिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वो लोग बहुत क्लियर थे कि व्हाई दे वांट द मनी एंड व्हेन दे वांट द मनी। टाइम होराइजन क्लियर, उनका टाइम होराइजन गोल क्लियर था, पर्पस क्लियर था। तब 25 साल का था, आज 5 साल का भी नहीं है। आज 5 साल का भी किसी का विजन नहीं है। तो फिर आप पैसे कैसे बनाओगे? अच्छा, आपने एक राइट साइकिल को तो मेरे साथ आप आर्ग्यू कर रहे हो, सर क्या बात कर दी, अभी 3 साल पहले गया था मैं फरीदाबाद में, अपार्टमेंट 80 लाख का था, आज वही अपार्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख का है। अरे प्रभु, अगर वो अपार्टमेंट आप देखो तो 10 साल पहले 60 लाख का था। तब से देख लो ना, तब से देखो ना। हाँ। तो एंड सम लोकेशंस परफॉर्म कर सकती हैं, मेरे को नहीं पता यार, मैं आउटलायर तो एक्सेप्शन होंगे, एक्सेप्शंस होंगी कुछ लोकेशंस में। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, गो हेड प्लीज बाय। पर आप तो घर खरीदने निकले थे, तो जब 2 बेडरूम का 3 बेडरूम करोगे तो फिर से वो प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर हम आउटलायर को ही कंपेयर कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में भी तो फिर 1000 गुना वाले हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, राकेश जी का पर्सनल किस्सा है ये। उन्होंने घर वालों ने स्ट्रेस दिया कि भाई घर खरीदते हैं। हाँ। उन्होंने क्रिसिल के शेयर्स बेचे, और वो क्रिसिल के शेयर्स बेचे करीबन 40 करोड़ रुपए के। 40 करोड़ रुपए से क्रिसिल के शेयर से घर ले लिया। ठीक है, 15 साल बाद वो घर 40 करोड़ का 100 करोड़ हुआ। क्रिसिल के शेयर्स 40 करोड़ के करीबन 1,500 करोड़ के थे। और वो बताते हैं मेरा सबसे बड़ा ये लॉस था। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है ये जिंदगी का कि मेरे को वो घर कभी नहीं खरीदना। और वो तो ब्लेम ही करते हैं कि घर वालों की वजह से ही ये नुकसान हुआ है मुझे। अब आप सोचो, इतने बड़े निवेशक, चलो ठीक है उनके लिए 40 करोड़ ना कोई बात ही नहीं थी, उनके पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा, बट बहुत बड़ी सीख थी। बस बहुत बड़ी सीख थी। पर 1,500 करोड़ तो वैल्यूएबल था। हाँ, तो उस दिन वो वापस वो घर कितनी बार ले सकते थे? बार बार वो लगातार लेके छोड़ देते हैं हाँ। ऐसा घर। पूरी बिल्डिंग खरीद सकते थे। जो उन्होंने बाद में किया। मन्नत शाहरुख खान का, Yes. तो मन्नत की जगह जो शाहरुख खान ने 13-14 करोड़ में खरीदा था, आज वो घर करीबन 200 करोड़ का है। हाँ। अगर उसी टाइम उसने निफ्टी 50 में डाला होता, बहुत जूते पड़े इसके। तो देखो वो बहुत अमीर है, कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, प्लीज डोंट कंसीडर एवरीथिंग एज दिस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और शाहरुख भाई दोस्ती बनी रहे। हाँ, मतलब सर आपको बहुत रिस्पेक्ट। बात का बुरा मत मानना, मन्नत हमें भी अच्छा लगता है। हम भी फोटो खिंचाते हैं उसके साथ जाके। तो वेल ही बॉट इट फॉर 13 करोड़। उसके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाया, वो सब किया, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप करी, वो सब किया। टुडे दैट प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट एनीवेयर अराउंड 200-250 करोड़। अब मैं बीच के खर्चे नहीं जोड़ रहा, वही 13 करोड़ अगर उन्होंने निफ्टी 50 में लगाया होता तो आज वो 350-450 करोड़ होता। 2 मन्नत आ जाए तो वो 2 मन्नत ले सकते थे, बने बनाए उतने स्केल के। पर ठीक है, उनके लिए प्राथमिकता उस टाइम ये थी, उनको चाहिए था। उनकी उनके लिए कितनी बड़ी ब्रांड बात वैल्यू है भी तो बनी मन्नत से। हाँ, उनके ब्रांड इमेज बनी, उस ब्रांड इमेज की वजह से बहुत कुछ बना होगा। Right. तो मैंने क्या कहा, ये अमीर लोग ना घर जो भी खरीदते हैं वो इनके माइंड में एक होता है कि इसको बेस्ट ऑप्टिमाइज कैसे करें। सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू नहीं ले रहे हैं उससे, और भी चीजें वो बहुत सारी वसूल चीजें वो लेंगे। वो रहने के लिए नहीं ले रहे। बिल्कुल। वो आप सोचो, एक आदमी 10 लाख के जूते पहन के 10 करोड़ की मार्केटिंग ले वो गया, अपना ऑरा बना रहा है। वो अपना ऑरा बना गया। अब लोग जानते हैं 10 लाख का जूता 10 लाख का जूता 10 लाख का जूता वाला बंदा है वो। हाँ। सो बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको ये करना पड़ता है। आप इस ट्रैप में पड़ जाते हो फोमो के, और वो आपके साथ खेल जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो कि है जितने भी अमीर लोग हैं जिनसे देश को एक्सपेक्टेशन थी कि वो इंडिया में रहेंगे और इंडिया की ग्रोथ करेंगे, वो इंडिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता हूँ क्योंकि अपन काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड करते हैं, तो काफ़ी सारे ट्रेडर्स इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। क्या रीज़न है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। हाँ। अगर एक व्यक्ति आज एक छोटे गांव से है और उसकी मारामारी है कि मैं रोजमर्रा का खाना कैसे खाऊं, तो वो ये थोड़ी सोच सकता है कि मैं अपने लिए कुछ बड़ा कैसे करूं। पहले क्या है कि कुछ लोग जो छोटे गांव से थे या बहुत मेहनती थे, वो आईआईटी जाते थे, फिर आईआईटी से उनको सीधा टिकट मिल जाती थी यूएस जाने की। बिल्कुल। एक एनालिसिस हुई थी कि आईआईटी के पिछले कितने भी बैच के टॉपर्स को आप गिन ले देख ले, तो उसमें से करीबन 70 से 80% लोग इंडिया के बाहर हैं। ओके। तो अगर आप पूरे आईआईटीज के टॉपर्स को गिने
जितने भी बैचेस हुए हैं तो उसमें 70-80% लोग अभी Brain drain इंडिया के काफी थे, हुआ तो है। ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके पास विकल्प है। अब देखिए, हर कंट्री ना आकर्षित करती है अपनी तरफ लोगों को। अगर आप यूएस देखेंगे तो यूएस की एक स्टोरी है कि यहाँ आप बहुत जल्दी $1 बिलियन एंटरप्राइज बना सकते द हैं। अमेरिकन ड्रीम। दी अमेरिकन ड्रीम। आपको उसका एक लाइव उदाहरण देता हूँ। अगर आप दुनिया की टॉप 100 कंपनीज लगा दें, मतलब दुनिया की लार्ज कैप कंपनीज, जैसे भारत की टॉप 100 तो भारत की लार्ज कैप हो गई, बिल्कुल। दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में आपको पता है इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 0। नहीं, 3 है। अच्छा। ठीक है, चलो बोले इतना बुरा हाल नहीं है, ना बुरा नहीं है। थोड़ा रिलैक्स। ठीक है। और पहली जो कंपनी रैंक करती है इंडिया की उस 100 की लिस्ट में, रिलायंस, ओके। वो है एट नंबर 64। तो टॉप 50 में तो आ ही नहीं तो पाए। टॉप 50 में तो अभी हम है ही नहीं। और अगर आप टॉप 50 का कॉम्पोजिशन देखोगे तो मेजरली अमेरिका, चाइना, एक सऊदी अरेबिया, वो जो उनके ऑयल का अरामको है, और उसके अलावा ताइवान और इस तरह के नेशंस है, सिंगापुर हैं, वो सब है। एक तो एक उनका भी पार्टिसिपेशन। हाँ, छोटा छोटा उनका भी पार्टिसिपेशन है। मेजरली अगर आप देखो तो इट इज चाइना, यूएस एंड अ बिट ऑफ रशिया। और चाइना भी पिछले 20 सालों में, 20 सालों में, अगर आप उससे पहले देखोगे तो मेजरली यूएस ड्रिवन ही था। तो जब एक व्यक्ति सोचता है कि यार मुझे एक बड़ी कंपनी बनानी है, मतलब वो अभी कुछ लोग हंस रहे थे कि एनवीडिया का $600 बिलियन का प्राइस करेक्ट हुआ, शेयर प्राइस जब गिरा तो मार्केट कैप से $600 बिलियन वाइप आउट हो गया तो 2-3 दिन के अंदर। मतलब ये अगर आप भारत देश की शायद पूरी 100 कंपनियों को जोड़ लो ना टॉप 100 को, उनका टोटल मार्केट कैप 600 बिलियन नहीं होगा। तो ये हाल है अभी इंडिया का। सो ऑब्वियसली दैट हैज अनदर पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि इनमें ग्रो होने के चांसेस है। बट ये कंट्रीज ना आपको ड्रीम सेल करती है एंड दे आर वेरी गुड सेलर्स, दे आर वेरी गुड मार्केटियर्स। अमेरिका का टैक्स इंडिया से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। पर आपको पता है मैं वहां जाऊंगा तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कहीं बड़ी है, मैं कहीं बड़ा लेवल पे स्केल कर सकता हूँ। तो और हर व्यक्ति की ना एज, कुछ एक एज होती है। जैसे मेरे काफी क्लाइंट्स होते हैं वो आज 50 के हैं, तो वो फोन करके बोलेंगे कि सर जैसे मैं ना 25 साल से यूएस में, अब मैं इंडिया आना चाहता हूँ। अब क्या हो गया, उसके पैसे की भूख खत्म हो गई। उसने एक अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया। अब उसको लगता है यार अब आखिरी का इनिंग्स है अपनी 20 साल 25 साल, हम कोई गाँव में या फिर कोई जगह पे जो मेरा पुराना घर पे रहेंगे। हाँ, तब वो फीलिंग आ जाती है बिकॉज पैसा बन गया। क्योंकि मैस्लोज हायरार्की में भी जरूरत सबसे नीचे आती है, फिर ये सब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अरे मैं तो देश के लिए पैदा हुआ था, वो सब क्रिएट होने लग जाता है। अब क्या भरने के बाद सारे ही हो जाते, पेट भरने के बाद तो फिर आपको परेशानी नहीं होती ना। राजा के घर ही बुद्ध पैदा हो सकते हैं। सही कह रहे हो, फिर वो छोड़ सकते हैं, कहते हैं यार मेरे साथ तो बहुत कुछ है तो मैं जाता हूँ। बट नाउ कमिंग टू इंडियन ट्रेडर्स, खासकर कम्युनिटी क्यों जा रही है, वो इसलिए जा रही है कि इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। आप ये नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते। अभी पीछे एक बहुत बड़े ट्रेनर पे बहुत बड़ा नोटिस छापा सेबी ने, तो आई थिंक उससे ना डर का माहौल पैदा हो जाता है। और जो नंबर्स का पेनल्टी निकलती है ना, वो नंबर्स अनहर्ड होते हैं। 50 करोड़, 12 करोड़, इतने करोड़, उतने करोड़, एक्सटॉर्शन टाइप फील होता है। मतलब ऐसे लगता है कि यार बेचारे ने इतना ही, मतलब दैट मीन्स नाउ यू आर सेइंग कि उसने जो गलती की थी वो 100% ही गलती थी। यार आप ये कह सकते हो कि भाई आपने, हमारे पास ये 42 केस आए थे आपके, तो आपका इन 42 लोगों से इतना रेवेन्यू बना था, बाकी लोग आपसे खुश थे इसलिए उन्होंने कंप्लेन नहीं करी। मैं कहता हूँ आप पब्लिक नोटिस इशू कर दो कि अगर और किसी को कंप्लेन करनी है तो कर लो। वो 40 का 80 हो जाएगा। 80 लोगों ने समझो 1-1 लाख रुपए दिए थे, आप 1 लाख की जगह 2 लाख वापस करवा दो, 1 करोड़ 60 लाख वापस करा दो। ये क्या 52-53 करोड़ होता है यार। यानी कि अगर आपके हजारों कस्टमर्स में से 100-200 दुखी थे या 50 दुखी थे, 100 दुखी थे, तो सबके पैसे वापस कर दो। ये क्या मतलब हुआ? जो दुखी थे उनके करो ना। कोई भी दुनिया का नियम, अगर आप अमेजोन से कोई पदार्थ खरीदते हो और वो खराब आता है या आपको नहीं चाहिए होता है, तो आप ही रिफंड करते हो ना। सरकार आके ये थोड़ी बोलती है कि आज तक जितने लोगों ने अमेजोन से पदार्थ लिया सबका रिफंड कर दो। तो कितने सारे केसेस भी होते हैं ना कि पर्टिकुलरली मैंने कुछ किसी रेस्टोरेंट में खाया, वहां मुझे कुछ दिक्कत आई, अनहाइजीनिक था, जो भी था, तो फाइन मुझे दिया जाएगा। ये थोड़ी कि पूरा रेस्टोरेंट अब इनके नाम कर दो, पूरा तुम्हारा जितनी आज तक रेवेन्यू हुई सारी सब इसको दे दो और उसके ऊपर पेनल्टी दो, इंटरेस्ट भी दो। प्लस ये भी नहीं समझते कि कोई बिजनेस चलाने में ऐसा नहीं होता कि वो पैसा आके अकाउंट में पड़ा है। हाँ, उसमें खर्चे होते हैं, कॉस्ट लगती है। अरे सबसे पहला खर्चा तो जीएसटी है सर जी। सही कह रहे हो। पहले तो वो लेकर जा रहे हो सबसे। भाई आप अगर देखो 100 रुपए का अगर आप कोई कोर्स बेचो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी एक बार आप बिजनेस के खर्चे निकाल दो तो 100 में से आपको मिलता है 85, 15 रुपए ऊपर का जीएसटी चला जाता है। ठीक है, तो 85 मिला। अब 85 में से आपका 30% टैक्स कट जाएगा, बिल्कुल। तो 24 रुपए और 25 रुपए और टैक्स कट गया, 60। तो यानी 100 का 40 तो सरकार को ही जा रहा है। अब 60 में से मैं बेचारा बैठ के खर्चे निकाल रहा हूँ अपने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैलकुलेशन लगाई जाती है वो तो लगाई जाती है कि पूरे नहीं, तुमने 100 भी किया, प्रॉफिट कमाया है। 100 पूरा 100 तुम्हारा था, तुमने
कोई कॉस्ट तो लगा ही नहीं, ना तुमने जीएसटी दिया, ना टैक्स दिया, ना तुमने धंधा चलाने के लिए कोई कॉस्ट लगाई, ना कोई फेसबुक गूगल को पैसे दिए ऐड चलाने के, वो भी तो दिए थे भाई। पेमेंट गेटवे था, उसके बाद मैंने एक ऑफिस बनाया, सर्वर कॉस्ट आती है, बहुत कुछ आता है। सो अच्छा, आपको 20 लोग 50 लोगों ने बोला आप उनके पैसे वापस करा दो, इस काम के लिए आपको ये कहना है कि भाई इसके लिए लमसम और एक फाइन लगेगा 20-25-50 लाख रुपए का, वो आप कर लो। उसके बाद इसको बोल दो कि अगले 6 महीने तक आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते और आपको अगली प्रैक्टिस हमसे अप्रूव करवा के करनी पड़ेगी, ये कर दो। तो आदमी को लगता है ठीक है यार, मैंने जितनी लेवल की गलती की थी उतनी पनिशमेंट मिल गई, 53 करोड़ दे दो, ओके ठीक है, और मैं 104 करोड़ और क्यों नहीं लगाऊं? मतलब मन में जो आया वो कर। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको डराने करेक्ट करना वाली। चाहिए। हाँ, तो इससे अब सब डर गए हैं अक्रॉस बोर्ड। अगर आप सारे ट्रेडर्स से बात करो जो भी अपने कोर्सेज चला रहे थे, सब बोले भाई अपन नहीं चलाते अब। तो इससे क्या होगा? आपको क्या लगता है इससे जो स्टूडेंट था वो ट्रेड करना बंद कर देगा? वो बिना सीखे अब वो बिना सीखे ट्रेड करेगा, भैया ज्यादा लॉस करेगा। और शायद ये भूल गए हैं लोग जो ये सब कर रहे हैं, या सीधा सीधा अगर हम नाम ले तो गवर्नमेंट बॉडीज शायद ये भूल गई है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ाया। बिल्कुल, इससे पहले जो लोग थे जो टीवी पर आकर काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे, उनकी तरफ से नहीं हुआ था ये। बिल्कुल। कोविड के बाद जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जो डीमैट अकाउंट ओपन हुए, जो नए लोग आए हैं, और अच्छी बात है आए हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर पैसा लगाया है, वो इन्हीं लोगों की वजह से लगा है। तो थोड़ी बहुत गलती अगर होती है तो उसको मतलब हाँ, मतलब उसको सजाए मौत मत दे दो, हाँ, उसको सुधारने की डायरेक्शन में करो, पेनल्टी भी लगाओ, पर टू द एक्सटेंट ऑफ द मिस्टेक और लॉस दैट पर्सन हैज क्रिएटेड, उससे आप ज्यादा उसको मत करो। क्रिमिनल की तरह देख रहे हो, उसको खत्म करना चाह रहे हो भाई, आप अगर उसने कोई सेट ऑफ रूल दिए थे, अगर बायर ने उसको फॉलो नहीं किया तो गलती किसकी है? बायर तो मतलब फिर किसी भी चीज पे जाके कंप्लेन कर सकता है। basically। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि आपको ये थोड़ा सा डर का माहौल कम करना इनफैक्ट स्टॉक पड़ेगा। मार्केट में ही हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़ी बड़ी गलतियां करी है, उन पे फाइन लगाया जाता है और आगे काम चालू रहता है। अभी किसी पे मैंने देखा कि पूरा एक कुल मिला के एक बड़ी कंपनी में फाइन लगाया 10 लाख रुपए का। हाँ, मतलब ये बड़ा मजा आया यार, इसके तो हजारों करोड़ का टर्नओवर है, फाइन 10 लाख का है, और यहाँ देखो एक बंदे ने कोई कोर्स वोर्स बेचा, उस पर 53 करोड़ का फाइन है। और आपने जैसे बात बोली कि पार्टिसिपेशन बढ़ाने में इस पूरी कम्युनिटी का बहुत योगदान रहा है। आज एसटीटी कलेक्शन साल की 25,000 करोड़ है। कहाँ से आ रही है? बाय एंड सेल से तो आ ही नहीं रही है। जीरोधा खुद कहता है हमारे यहाँ बाय एंड सेल की तो मतलब वो कैश एंड कैरी की तो वॉल्यूम ही नहीं है। जो मेजर वॉल्यूम है वो तो सारी ट्रेडिंग की है। तो वो ट्रेडिंग से तो एसटीटी जनरेट हो रही है। आपने उसको भी 60% बढ़ा दिया, आपके रेवेन्यू करवाना चाह रहे थे वही चीज। हाँ, कि तो सब आप करो ना, आप अपना कमाओ ना यार, आप भी तो अपना कमा रहे हो, ब्रोकर अपना कमा रहा था। जीरोधा का रेवेन्यू कितना? 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू है, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट है। कहाँ से आ रहा है? तो इन पॉइंट सब चीजों को अगर अपन एडअप करें तो ऑब्वियसली, और अगर कोई करना चाहता है या कोई इस चीज में एक्सपर्ट है तो कमेंट्स में कर सकता है, जीडीपी का कितना बड़ा पार्ट होगा ये? बहुत बड़ा पोर्शन है ये। आप देखिए सारे ब्रोकर्स का अगर आप रेवेन्यू ऐड कर दे तो ब्रोकर्स हो गए, एएमसीज हो गए, बड़े बड़े ब्रोकर्स खड़े हो गए, वो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सब ब्रोकर्स खड़े हो गए, उनके ऑफिसेस चल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर अगर एक वीडियो डालता है तो उसके पीछे कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा सब है। छोड़ दो, सिंपल चीज देखो, एसआईपी कितनी बढ़ गई। बिल्कुल। आप देखो एसआईपी पिछले 5 साल में 2.2-2.3 टाइम्स हो गई है। महीने 27,000 की करोड़। 27,000 करोड़ जा रही है महीने की। वाह। और कोविड से पहले 5,000 करोड़ के आसपास का नंबर था। तो पॉइंट ये है कि ये कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया है, आपके वॉल्यूम्स को बढ़ाया, लोगों में जागरूकता लेके आए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा इकोसिस्टम होगा तो कुछ लोग ऊपर नीचे करेंगे, तो आप उनको उस लेवल का पेनल्टी दो ताकि बाकी डराओ मत सबको, कि इतना मत डरा दो कि आदमी को लगे कि यार ये देश तो मेरा। अच्छा, दूसरे देश क्या है, वो जैसे ही अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो एक नोटिस भेज देते हैं। क्या भेजते हैं? हम भाई क्रिएटर्स हब बना रहे हैं और आपको तो हम गोल्डन वीजा भी देंगे, अब ये भी देंगे, अब वो भी देंगे, अब ऐसे भी करेंगे, हम वैसे भी करेंगे, आपको सिस्टम देंगे। आदमी सोचता है यार मेरा देश तो मेरे को यहाँ पे थप्पड़ मार रहा है और वो बाहर देश जो है वो मेरे को प्रेम से बुला रहा है। ये सब देके टैक्स भी नहीं मांगेंगे आपसे, और उसके बाद बोले टैक्स भी नहीं देंगे और अच्छी रोडें भी देंगे, एक सहूलियत वाली जिंदगी भी देंगे। माई पॉइंट इज, देखिए नथिंग अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, दे हैव डन वेरी वेल, दे शुड डू कीप ऑन डूइंग वेल। पर अगर आपको एक अच्छे टैलेंट को रोकना है तो यू आर कंपीटिंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड टुडे। ये टैलेंट के पास एक टिकट के थ्रू अवेलेबल है कि वो यूएस भी जा सकता है, यूएई भी जा सकता है, यूके भी जा सकता है, और सिंगापुर भी जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो सारे देश अपने बाहें फैलाए शाहरुख खान की तरह हमारे लिए खड़े हुए हैं, और आप हमें धक्का दे रहे हो कि तुम जाओ। तो बस ये मत करो कि धक्का दो। हम लोग को मन है भारत में रहने का, ऐसा नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट द कंट्री। यहीं पैदा हुए हैं, हो सकता है यहीं आके जो है यहीं इसी मिट्टी में मिलना है,
पर एट द एंड ऑफ द डे ऐसा मत कर दो कि हमें लगे कि यार आप तो बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हमसे और बाहर देश वाले हमारे से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ना बन जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ के ऊपर बात करते हैं, और इसके ऊपर मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, गेंडा स्ट्रैटेजी। ऐसा लगता है बॉलीवुड मूवी के किसी विलन का नाम है, बट काम हीरो वाली कर रही है। हाँ। पिछली बार भी अपन ने बात की थी, वो कैसी चल रही है? ठीक है, बेसिकली अच्छा। पहले तो क्या है वो एक्सप्लेन कर देते ताकि लोगों को याद आ जाए। दूसरा, चल कैसी रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो क्या है, देखो गेंडा स्ट्रैटेजी एज अ नेम सजेस्ट, इसमें बेसिकली हम जो लोग ऑप्शंस को समझते हैं, हम आयरन कॉन्डोर्स या स्ट्रैंगल बनाते हैं अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स पे। हाँ, हम भारत के टॉप 5 to 10 स्टॉक्स जो हैं जो ज्यादा हिलते नहीं है, गेंडे हैं। गेंडे का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा हिलता नहीं है। हाँ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई कोई भी एक बड़ा अल्ट्रा बड़ा स्टॉक जो होता है वो महीने में एक रेंज में रहता है, और वो रेंज 80% ऑफ द टाइम्स -10 to +10% होती है ऑफ द ओपनिंग प्राइस ऑफ द मंथ। तो लेट्स से कोई एक स्टॉक है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई एक स्टॉक है, उसका प्राइस आज 4000 चल रहा है। ठीक है, तो 4000 अगर वो चालू हुआ और एक महीने का उसका एक्सपायरी है, 4 हफ्ते के बाद उसकी एक्सपायरी है, तो वो मोटा मोटी 3600 से 4400 के बीच में चलेगा। तो अगर मैं 3600 और 4400 के बीच में चल रहा है तो मैं 3600 का पुट बेच देता हूँ, 4400 का कॉल बेच देता हूँ, और वो 4000 चल रहा है। अब मेरे को तो दोनों का प्रीमियम मिल गया। अब मेरे को सिर्फ वेट करना है कि इस रेंज के अंदर अगर ये बंद हुआ तो अपना काम सेट है, अपने को पूरे का पूरा प्रीमियम खाना है, जिसमें आरओआई बहुत कम होती है। आरओआई कभी 1.5% होती है, कभी 2 होती है, कभी मौका अच्छा हुआ, प्रीमियम्स बढ़े हुए, अपना विक्स बढ़ा हुआ तो 3-3.5% में मिल जाता है। पर औसतन आप साल का मतलब एक 15-20% की रेंज में कमाना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप रूल्स फॉलो कर लो तो। ठीक है, तो ये मेरी वो गेंडा स्ट्रैटेजी है। अच्छा, दूसरा, अब लोगों को लगेगा सर क्या 15-20%, कैसी बातें कर रहे हो, हमारे को तो महीने का 15-20% चाहिए। तो भाई मैं तो इस दुनिया में किसी को नहीं जानता जो महीने का 15-20% बनाता हूँ। एक बार मेरे को मिला क्लास में, बोलते कि मेरे को 15-20% महीना बनाना है। मतलब आप मेरे को बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बनाए हो। बोलते मेरे हस्बैंड ने बनाए। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरा अगला क्वेश्चन था कितने महीने से बना रहे हैं? तो बोलते पिछले 3 महीने से बना रहे हैं। मतलब ट्रेड कितने साल से कर रहे हैं? बोलते पिछले 8 साल से कर रहे हैं। तो 8 साल में 3 महीने उन्होंने 10-10% बनाए। और मतलब उससे पहले क्या सिचुएशन थी? बोलते मेजरली लॉस में थे। तो मतलब फिर आप क्यों क्लास के सामने अपनी खिल्ली उड़वा रहे हो? मेरे क्वेश्चंस को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे आप, क्योंकि मैं इस गेम में बहुत टाइम से हूँ। तो मेरे को समझ आता है, किसी ने 10% बनाता है तो वो नया वो ना मुर्गा बांग मारता है ना, कहते हैं, तो नया मुर्गा बांग मार रहा है तुम्हारा। तो ये सब फ्रॉड है कि आप 10% महीना, 15% महीना बना सकते हो, किसी महीने कमा सकते हो, कभी एक महीना कमा लोगे, फिर वाइप आउट भी होगा। हाँ। हमारे साथ भी होता है, कभी कभी यही स्ट्रैटेजी हमारे को महीने का 6-7% भी दे जाती है, कोई एक आधा महीना 3-4% लॉस भी कर जाती है। तो ऑन एन एवरेज एक 15% के आसपास का अगर आपका आरओआई आ रहा है तो आई थिंक आई शुड बी इन द टॉप 0.1% ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। प्रॉफिट, क्योंकि भाई वो तो कह रहे हैं कि 7% लोग पैसा कमा रहे हैं और उस 7 में से 1% लोग जो है वो साल का 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो मैं तो उस 1% में हूँ, मतलब लाख से ऊपर तो कमा ही लेता हूँ साल का मैं। सो आई थिंक ट्रेडिंग जितना ईजी लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक ईजी मनी। सबसे मुश्किल जगह है आसान पैसा बनाने के लिए। तो आपको ये वाली स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ, पर देखिए मैंने इस स्ट्रैटेजी को पिछले 50 महीने से कर रहा हूँ। शुरू में मैंने भी लॉसेस किए हैं, मैंने भी सीखा है, अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है। कोई भी स्ट्रैटेजी के साथ आपको स्टिक करना पड़ता है। ये ना बम्बल टिंडर नहीं चलता कि लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप, कि भाई आज ये चली नहीं तो दूसरी सही, तू नहीं तो कहीं और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये शादी.com है। हाँ, ये आपका मैरिज रिश्ता बनाना, लंबा रिश्ता बनाओ, एटलीस्ट सीखो, एक आधा साल ट्राई करो, आप हार सकते हो, दूसरे साल करो आप हार सकते हो, पर एक बार आप उसका नैक आ गया आपको तो देन यू डोंट नीड टू क्या कहते हैं, यू डोंट नीड टू डू स्ट्रैटेजी शॉपिंग। क्योंकि आप यूट्यूब पे तो बहुत थंबनेल्स देख लोगे, 100% गारंटीड रिटर्न स्ट्रैटेजी, रोज की एक स्ट्रैटेजी, रोज का, ठीक है, सुबह 9:15 की स्ट्रैटेजी, दोपहर को 1:30 की स्ट्रैटेजी, दोपहर को 2:30 की स्ट्रैटेजी, दोपहर को 3 की स्ट्रैटेजी, ऐसी पता नहीं कितनी गोलियां लगती है मेरे को तो 3 बज गए, चलो ये स्ट्रैटेजी लगानी है, याद नहीं किस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी लेना, सुबह नाश्ते के बाद एक लेना है, फिर लंच के बाद एक स्ट्रैटेजी, एक नाश्ते के बाद। अच्छा, इसमें स्ट्रेस कम है सृजन भाई, कि आपने एक बार ले लिया पोजीशन, महीने का पोजीशन है। हाँ, ऐसा होता है, बीच बीच में कभी फ्लक्चुएशंस होती है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको फुल टाइम स्क्रीन के सामने बैठना है, विच इज वेरी पेनफुल। स्क्रीन के सामने बैठना वेरी वेरी पेनफुल जॉब यार, वो तो मतलब मेरे को सर दर्द हो जाता है। तो मैं तो ये देखता हूँ कि भाई हमारे अलर्ट्स लगे होते हैं, वो अलर्ट्स अगर बजे तो यानी कि हमारे को एक्शन लेना है। और मैं आपको बताऊं 12 में से 9 महीने ऐसे निकल जाते हैं जिसमें अलर्ट बजता ही नहीं। ओके, 10% का दूर का। हाँ, तो क्योंकि 10% का गैप है ना, वेरी डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अभी पीछे बड़ा एक स्टॉक था, 12% नीचे गिर गया, ठीक है, तो हमने लॉस लिया, बाहर निकला है, हैप्पी लॉस है, इतने टाइम पैसा भी तो बना के देता है वो।
तो बस ये सिंपल स्ट्रैटेजी, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। देखो मैंने एक चीज़ समझ लिया कि जो ज़्यादा दिमाग लगाता है वो पैसे नहीं कमा पाता। ठीक है, आप जितने बड़े बिजनेसमैन से पूछोगे ना वो सेम चीज़ रिपीट करते रहते हैं, बोरिंग काम करते रहते हैं, बोरिंग काम करते रहते हैं और पैसा बनाते रहते हैं। ये जो एक्साइटमेंट वाले काम है ना कि रोज नया कुछ करूंगा, आज कुछ तूफानी करते हैं, ये आज कुछ तूफानी करते हैं से पैसा नहीं बन सकता। मजा आ सकता है, मजा आ सकता है, असर नहीं बनेगा। वो एक आलिया भट्ट की ऐड थी ना कि आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए, तो आपको मजा चाहिए कि असर चाहिए वो डिसाइड करो अपने पैसे के साथ। अगर मजा चाहिए तो कसिनो जाओ, असर चाहिए तो चुपचाप सीख के यहाँ पे इन्वेस्ट करो और ट्रेड करो, जो भी करना है करो, बट सीख के करो। लाइन से लग नहीं रहा है आलिया भट्ट की थी, पर ठीक है आप बोलते हो तो मान लेते। नहीं नहीं, वो एक वीको टर्मरिक की ऐड है ये, अच्छा। तो ज्यादातर थिएटर्स में प्ले होती थी। तो ठीक है, अब जो भी है जस्टिफाई आप करते रहिए उसको, ऑडियंस भी बता देगी कमेंट में। पर इसी के साथ, क्योंकि आपने गेंडा स्ट्रैटेजी का एक इंट्रोडक्शन दिया, तो अब काफी लोग शायद इसको ब्लाइंडली इंप्लीमेंट करें, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करते बिल्कुल होंगे करना आप। पड़ता है। ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए, अब किसी महीने क्रैश आ गया, 30% गिर गया तो डूब गए, बर्बाद हो गए। बिल्कुल। देखिए बहुत सारी चीजें हेज करो, पोजीशंस को हेज करना होता है, और उसके बाद आपको स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने होते हैं, और ये समझना पड़ता है कि डिके क्यों नहीं हो रहा है। कभी कभी विक्स बढ़ जाता है तो आपने जो पोजीशन जितने में सेल की होती है उससे अचानक से बढ़ जाता है, जबकि पोजीशन हिल ही नहीं होती है, तो उस टाइम डरना नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक नहीं हिला, विक्स बढ़ गया 10%, तो प्रीमियम बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया। हमने तो बेचा था तो अब हमारे लिए लॉस की पोजीशन दिखने लग गई। तो काफी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। इसका 50 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ भाई, वो वाली स्ट्रैटेजी ये तो कंप्लीट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, उसमें बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब एक देखिए क्या होता है, गेम इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, गेम इज अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। लोग क्या खेल रहे हैं कि अगर ऑप्शन खरीदेंगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, प्रोबेबिलिटी क्या है 1%। मैं क्या खेल रहा हूं कि भाई मेरा प्रॉफिट होगा तो 3% होगा, पर मैं प्रोबेबिलिटी 90%। तो कौन सा सिचुएशन बेटर है? 90%। ऑब्वियसली मेरे वाला सिचुएशन बेटर है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि लॉस नहीं होगा। लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने खाया है भाई, बहुत बार खाया है, कोई चक्कर नहीं। बट आज तक सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है वो है कि लॉस लेना सीखो। अगर आप लॉस नहीं ले पाए तो जिंदगी में किसी भी चीज में आप प्रॉफिट लेने का अधिकार नहीं रखते, और अगर आप लॉस लेने की क्षमता नहीं रखते हो तो चुपचाप फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड बॉन्ड्स या बॉन्ड्स में पैसा डाल दो। अगर आप नेगेटिव नहीं देख सकते तो आपका पॉजिटिव देखने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है इस दुनिया में जिसने बिजनेस में लॉस नहीं किया हो, ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है इस दुनिया में जिसने ट्रेड में लॉस किया हो, ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है इस दुनिया में जिसने इन्वेस्टमेंट में लॉस किया हो। पर अगर वो खड़े हैं, डटे हैं, तो दैट मीन्स वो डिजर्व करेंगे, जिस दिन प्रॉफिट आएगा सबसे पहले वो डिजर्व करेंगे प्रॉफिट को। तो और अगर आप नहीं हिम्मत रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर एफडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड्स खरीदो, गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो, इस तरीके से इन्वेस्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। फिर इतना मेहनत, इतना पैसा कमाओ जॉब वॉब से कि एफडी के रिटर्न्स भी आपकी लाइफ को मैच कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया था कि एक व्यक्ति 6 करोड़ की एफडी रखते हैं। अब 6 करोड़ की अगर आप एफडी रखते हो और आपको 0.7% भी मिलता है तो 4 लाख रुपए होता है, तो उसका जीवन चलता है बढ़िया, उसको स्टॉक देखना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं। बोला 4 लाख आता है, 2 लाख खर्चा हो जाता है, बाकी सरकार को देता हूँ, मस्ती करता हूँ, बस हो गया अपना, आगे बढ़ो। तो उसने कमा लिया 6 करोड़ रुपया, और उसको अब वो 4 लाख रुपए बहुत है, पर उसको रेड नहीं दिखना भाई, उसको बहुत टेंशन होती है। तो अब उससे पूछो मार्केट ऊपर है, पता नहीं, नीचे है, पता नहीं, लाइफ जी रहा है, लेना देना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट इन द मार्केट। तो अगर आप ऐसे बनना चाहते हो तो ज्यादा पैसे कमा लो, मेहनत ज्यादा कर लो, और अगर आपको लंबे समय तक प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा लाल देखना सीख लो। अब इसी में एक राकेश झुनझुनवाला जी की काफी फेमस कहावत है, ऑप्शन बायर की जेब खाली, ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली। तो क्यों आप तिजोरी खाली करने में लगे हुए हो? देखिए मैं तिजोरी खाली तब होगी ना जब मैं हेज नहीं करूंगा, जब मैं अगर यही स्ट्रैटेजी मैं किसी मिड कैप कंपनी में लगा दूं तो मेरी तिजोरी खाली हो जाएगी, पर मैं लगाता ही देश के टॉप 5 कंपनीज पे हूं। तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि रिलायंस कल के कल 600 हो जाएगा? आज 1200 है, 1180 1200 के आसपास है, तो कल तो 600 नहीं हो सकता। एक दिन में तो गिरने नहीं देंगे, एक दिन में तो ऐसा नहीं गिरेगा ना यार, मतलब देश की इकोनॉमी में कुछ फिर बहुत बड़ी हलचल हुई होगी। हाँ ये हो सकता है कि 2% गिर जाए, 3% गिर जाए, थोड़ा लॉस बुक करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। बट तो ये सिचुएशन, और हम क्या कहते हैं, हम समझते हैं ग्रेविटी इज वेरी पावरफुल, तो हम क्या करते हैं, हम ग्रेविटी को हेज करते हैं। पुट साइड हमारी हमेशा हेज्ड होती है कि अल्ट्रा लार्ज फॉल आता है, क्योंकि अल्ट्रा लार्ज राइज बहुत रेयर आता है। हाँ। जब गैप अप्स गैप डाउन होते हैं, गैप डाउन ज्यादा आते हैं। एक दिन में 50% भागेगा नहीं, बट गिरने का तो मे बी कुछ अनहोनी हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पुट साइड को हेज करके रखते हैं कि भाई पुट साइड हेज्ड है हमारी, उसमें प्रॉफिट, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस कि हमारा रिटर्न्स थोड़ा कम हो जाता है, पर रात को नींद चैन की आती है कि कल को ऐसा मर नहीं जाएंगे हम। तो बहुत सारी चीजें, मैं आपने सही बोला कि दिस स्ट्रैटेजी व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज नॉट
समथिंग विच इज अ कंप्लीट स्ट्रेटजी। इसके डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट इसको। मत प्लीज अप्लाई करिएगा। मैं एक थीसिस आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनीज इतना बड़ा वेरिएशन नहीं देती हैं, और ये मैंने बैक टेस्टिंग करी हुई है, हिस्टोरिकली चेक किया हुआ है। अगर आप रिजल्ट मंथ्स निकाल दें, क्योंकि रिजल्ट मंथ्स पे तो कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी रहती है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। अगर रिजल्ट मंथ्स को आप आउट कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% टाइम्स ये -10 to +10 की रेंज में होता है। ओके तो यानी कि अच्छी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास जीतने की, क्योंकि रिजल्ट मंथ में तो वैसे ही हम नहीं खेलते। ओके, कैसे खेलोगे भैया, वो तो रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, कल को अचानक से 4% गिर गया, हम तो कुछ भी हिल लोचा हो सकता है जाएगा, मामला, हाँ। बहुत बड़ा। सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू, वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, और फिर भी एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, मार्केट्स आर डायनामिक, फाइन ट्यूनिंग होती चलती रहती है। देखो आपको, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि 22 साल तक हमने पढ़ाई की, उसके बाद एजुकेशन की जरूरत नहीं। मैंने एक कोर्स कर लिया इसमें स्टॉक मार्केट में या ऑप्शंस में, तो इसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आज भी पढ़ता हूँ, Right. आज भी रोज पढ़ता हूँ, अपना उस पर टाइम लगाता हूँ, पैसे भी निवेश करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है एवरीथिंग इज डायनामिक इन लाइफ। 5 साल पहले मुझे क्रिप्टो में 10 नहीं इंटरेस्ट था, आज थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं उसके लिए पहले पढ़ाई करता हूँ। मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी का एक कोर्स किया डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पे। मतलब मेरे को क्रिप्टो नहीं, पहले डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस समझना है कि ये है क्या चीज। तो मैंने समझा, अपने होराइजन को वाइड किया, और फिर मुझे पता चला क्रिप्टो तो इसका एक छोटा सा नन्ना सा वो है, पार्ट है, yes. पार्ट है। पर मेन चीज जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है जी। है, बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट है। तो मैंने उस पर निवेश किया, मैंने कोर्स किया, उसको खरीदा, उसके सीखा, फिर सर्टिफिकेशन किया। उसके बाद भी एक और कोर्स किया मैंने कि इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ ब्लॉकचेन, कि कैसे सप्लाई चेन में ब्लॉकचेन यूज हो रहा है आज के दिन, पेपर फाइनेंसिंग में यूज हो रहा है, कि फाइनेंसिंग में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लैंड की डॉक्यूमेंटेशन में है, पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड्स PHR में आज यूज हो रहा है आपका ब्लॉकचेन, ताकि पीछे जाके कोई आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स ना चेंज कर पाए। राइट। तो बहुत सारी जगहों पे वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कलेक्टिबल्स के तौर पर यूज हो रहा है। बिल्कुल। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, अभी कुंभ चल रहा था जी। तो कुंभ में IRCTC ने जो टिकट्स निकाली थी कुंभ की, हम्म। वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर NFT के तौर पर वो स्टोर हो जाएगी आपके नाम से। अरे वाह, ओके। ताकि आप उसको सालों बाद हाँ, भी मतलब क्योंकि वो देख एक बहुत सकते रेयर हो। इवेंट है। 144 ईयर्स में पहली बार आया, यस। और आएगा 144 साल बाद वापस से। हाँ, तो जब तक इतना आप rare या है। आपके बच्चे भी शायद नहीं होंगे। नहीं होंगे, तो इतना रेयर है। तो उसको वो उन्होंने NFT का, सो दीज आर यूजेजेस। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है। अब हर जगह जब कोई नया चीज आएगा तो स्कैम तो होता ही है, वो तो दुनिया का पार्ट है। जब तो स्टॉक मार्केट में अभी तक नहीं रुका अभी तक नहीं रुका भाई, इतनी रेगुलेशंस के बाद, तो उसमें तो अभी स्टार्ट ही होगा। अभी स्टार्ट है। सो दिस इज व्हाट आई डू, दिस इज हाउ आई ट्रेन माई सेल्फ, दिस इज ये मेरी मानसिकता है, और इसी मानसिकता के साथ जीते हैं। तो आई थिंक जो झुनझुनवाला जी के टॉपिक से अपन ने स्टार्ट किया था, तो आई थिंक उनका कहना जो था या जो वो इंडिकेट करना चाह रहे थे, वो नेकेड ऑप्शन सेलिंग के बारे में बोल रहे थे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप हेज करो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, और आप वही है कि कचरा मत बिनो, इधर भी कचरा मत बिनो। बस लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि वो कचरा बिनते हैं। मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने बड़े कंपनीज खरीदे और वो रात बाद में रोया। ये हो सकता है कि उसका रिटर्न 28% ना बनाओ साल, एक आध साल ना 12% बनाओ, 14% बनाओ, पर FD से ज्यादा बना के जाता है। मैं एक व्यक्ति से मिला, उन्होंने पेंट की फैक्ट्री डाली थी। तो पेंट की फैक्ट्री डालने में उनके 5 करोड़ रुपए लगे। तो चलाया, बहुत मेहनत करी, फिर आगे जाके उसको बंद कर दिया, प्रॉफिटेबली किया, अपने पैसे वैसे रिकवर कर लिए, प्रॉफिट भी कर लिया। तो एक दिन ऐसे मिले हम, तो बोलते संजय भाई मैं आपको एक बात बताऊं। मैं बताओ। बोलते अगर यही 5 करोड़ मैंने अपनी पेंट फैक्ट्री की जगह एशियन पेंट्स में डाल दिया होता ना उस टाइम, तो आज मेरे पास करीबन 150-200 करोड़ रुपए होते, और जिसपे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे देश में जिन्होंने वेल्थ को बहुत सिग्निफिकेंटली कंपाउंड किया है। मतलब एशियन पेंट्स जैसी कंपनी ने 24,000 गुना रिटर्न दिया है। एंड देयर विल बी मोर कंपनीज व्हिच विल कम लाइक दैट। पर वो हमारा काम नहीं है उनको आइडेंटिफाई करना, राइट। क्योंकि हम नहीं समझ सकते। हम पता चला 10 आइडेंटिफाई करे, उसमें से एक भी नहीं निकली। पोस्ट एनालिसिस में सब चीजें क्लियर दिखती है। हाँ, वो तो लेफ्ट साइड पे तो सब दिखता है ना, हाँ। राइट साइड पे कुछ नहीं दिखता। तो आप ये सब से दूर रहो, अपना बास्केट बाइंग करो, म्यूचुअल फंड्स खरीदो, और अपने गोल बेस्ड प्लानिंग करो। अगर ट्रेडिंग करने की इच्छा है तो पहले बहुत सीखो। छोटे कैपिटल से करो, उतने कैपिटल से करो जिसमें जाने का गम नहीं। ये गुलाब जामुन है आपका, 10 गुलाब जामुन नहीं खा सकते आप लंच में, एक ही गुलाब जामुन खा सकते। और अगर दम है तो उसी को बढ़ा के उससे करते और हाँ, अगर आप उससे बढ़ा सकते हो तो करो, और अगर नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल के बाहर निकल जाओ, अपनी इन्वेस्टिंग जो कर सकते हो वो करो। बस। आपको क्रिप्टो समझ आता है आप क्रिप्टो कर लो, आपको स्टॉक समझ आता है आप स्टॉक कर लो, आपको म्यूचुअल फंड समझ आता है म्यूचुअल फंड कर लो, आपको मतलब कुछ भी नहीं समझ आता है और आपको FD रिस्क कर भी नहीं लो। दिखता, FD कर लो।
बस बट और कुछ करो हर चीज हर समय करना जरूरी नहीं है। हाँ, ये ना हॉपिंग मत करो। क्या बच्चों को जैसे आप गोवा जाओगे ना, व्हाट आर वी डूइंग, पब हॉपिंग। तो एक पब से दूसरे पब से तीसरे पब से चौथे पब से ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। अरे जाओ किसी में एक अच्छी जगह जाओ, बैठ बैठो, के आराम से बढ़िया, बात करो, बस हाँ, बात enjoy करो, करो। समझो, 2 दिन बाद कहीं और चले जाना। क्यों तुम्हारे को इतनी एक्साइटमेंट एनर्जी पूरा टाइम रखनी है कि सब कुछ मैं देख लूं। हाँ, सब कुछ ही मैं देख लूं। हाँ। बस नेक्स्ट वाले के चक्कर में आज एंजॉय नहीं कर रहे। बस। तो वो एक बड़े संत को मैंने सुना था, बोलते जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी पीता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन टुडे, जस्ट बी प्रेजेंट। तो आई थिंक यही मेरे कुछ लाइफ लेसन है, शेयर किया था। थैंक यू संजय भाई, आप आए और आपसे बात करने में हमेशा मज़ा आता है। थैंक यू। एक बड़े भाई वाला रिश्ता है तो वो बिल्कुल। बिल्कुल। तो उस वजह से भी एक जो बॉन्ड बनता है तो उसमें भी एक अलग ही मज़ा आता है। एक जो बातें निकल के आती है Yes. वो दिल से निकल के आती है। वापस से एक बार आप आए, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सृजन, थैंक यू सो मच Thank अंकित। you so much. और आपने बड़े भाई वाली बात बोली तो इन्होंने ये तो बता दिया कि ये मुझसे छोटे हैं, ये ना, तो ये उन्होंने साबित कर दिया, दे आर लाइक बोथ। दूसरा गिफ्ट की भी बात है। हाँ, दूसरा गिफ्ट की भी बात है, वो हम ऑफ कैमरा बात करेंगे। एंड मजेदार बात ये है कि आपके साथ जब बात करते हैं तो मतलब ऑल ऑफ दिस हैज कम वेरी स्पॉन्टेनियसली। हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कोई क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर नहीं थे, Question भी decided नहीं थे। एंड दिस टाइम आप दिल्ली आए, नोएडा आए और आपने ये किया। इट इज सो काइंड ऑफ यू। लास्ट टाइम वी मेट एट योर प्लेस, दिस टाइम यू हैव कम हियर, तो बड़ा अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर हम और ऐसे करते रहेंगे एपिसोड्स। अगर जनता को चाहिए तो फिर पार्ट 3 लिखो, तो हम देखेंगे अब और इवेंट अपने ऐसे episodes डिमांड तो करने की। करनी, सप्लाई एंड डिमांड है। हाँ, तो और demand पिछली करेंगे। बार हाँ आप वहाँ पे आए थे तो हमने आपको मिसाइल पाव खिलाई थी। मिसाइल पाव अब देखते हैं क्या आप खिलाएंगे। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।